पहली बार एक ऐसा वक्फ तरमीम बिल लाया गया है जो पूरे वक्फ के पैराडाइम को, पूरे वक्फ को जो अब तक के सेफगार्ड मिले हुए थे उन सबको मलियामेट करना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। जहाँ जहाँ गए जेपीसी वहाँ पे मुसलमानों की एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, इंडिविजुअल्स ने भी मुलाकातें की, लेकिन उसको कहीं कंसिडर नहीं किया गया। पता था कि ये चीज आने वाली है, लीडरशिप क्यों, कहाँ, कैसे फेल हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए जितने डेमोक्रेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सब का इस्तेमाल करेंगे। बाबरी दे दो, चले भी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स परपेचुअल है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है एज अ लॉ, वो किस तरह मैनिफेस्ट कर रहा है और क्या उसमें कुछ एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम एलिमेंट हैं? अगर वो यूनिफॉर्म कानून है तो सब पे अप्लाई होना चाहिए। आपने वहाँ पे उनको ट्राइबल्स को एग्जाम कर दिया जी। तो जब आप हिंदू कोड बिल को भी यूनिफॉर्म नहीं बना सके तो आप पूरे मुल्क के लिए, सब लोगों के लिए एक कानून कैसे बना सकते हैं? उमर जैसे बच्चे, शर्जील जैसे बच्चे जेलों में हैं, तो ये एडवोकेसी ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रही हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के केसेस में? मुसलमानों के अंदर कोई नई जुर्रतमंद लीडरशिप हुकूमत की आंख में आंख डालकर बात कर सके कि ऐसी लीडरशिप तैयार ना हो। 10 साल 15 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, हमारा मीडिया होना चाहिए, हमारा थिंक टैंक होना चाहिए, हमारा लीगल सेल होना चाहिए। उसी दरमियान मैंने 86 के अंदर अफकार मिली शुरू किया। अफकार मिली सिर्फ न्यूज़ मैगजीन नहीं था, बल्कि वो एक प्लेटफॉर्म था इंट्रा कम्युनिटी डायलॉग का। व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इमेजिन करती है हिंदुस्तान जैसे एक मल्टी कल्चरल, मल्टी प्लूरल सोसाइटी में? ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है हिंदुस्तान जैसी डाइवर्स कंट्री में वही सूटेबल है। एक तरह का तालीमी निज़ाम सबके लिए होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो चपरासी का बच्चा हो या प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो। सैयद कासिम रसूल इलियास एक बड़े कम्युनिटी लीडर, जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर हैं जो कई दशकों से सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने पर्सनल लॉज, सिविल राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर क्रिटिकल बहसों में अहम किरदार अदा किया है। आप एक उर्दू मंथली मैगजीन अफकार मिल्ली के भी एडिटर हैं जो सामाजी और सियासी मसलों से एंगेज करती है। इसके अलावा आप एंटी CAA एक्टिविस्ट उमर खालिद के वालिद भी हैं जो 4 सालों से सलाखों के पीछे कैद हैं। इस पॉडकास्ट में हम इलियास साहब से मुसलमानों को दरपेश अहम मसलों पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के मुस्तकबिल को लेकर क्या सोचते हैं और मौजूदा हालात में कौन से रास्ते इख्तियार किए जाने चाहिए। जनाब कासिम रसूल इलियास साहब, नाउस के पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपसे बात हो रही थी सर कि जो हिंदुस्तान में जो ओवरऑल नेचर है इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी हर लेवल पे चेंज हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इसमें पड़ रहा है कि जो लॉज हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो रिकंस्ट्रक्ट और रिविजिट किया जा रहा है एक डोमिनेंट हिंदुत्व पैराडाइम के फ्रेमवर्क से और लेंस से जो फाउंडेशनली एंटी मुस्लिम है। मतलब जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन और जो भी इस तरह का फलसफा जो हुकूक में ऊंच और नीच के खिलाफ हो, वो उनके खिलाफ हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सामने निकल कर आता है कि जो भी चीज़ें जो मुसलमान हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त नेगोशिएट कर पाए, उनके हक था जो नेगोशिएट करना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बाकी आगे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें अंडू की जा रही हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, UCC हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, तमाम तरह के जितने भी लेजिस्लेशंस हैं, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ पे मुसलमानों को थोड़ा बहुत OBC के नाम पे रिजर्वेशन भी मिला, उनकी सोशल बैकवर्डनेस के नाम पे, वो भी अंडू किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे डोमिनेंट जो खतरा है वो 3 चीज़ों का है। वो वक्फ है, वो UCC है और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो क्योंकि आप अभी से नहीं, कम से कम 25, 30, 40 साल से कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी एडवोकेसी, एक्टिविज्म, इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं उससे जुड़े रहे हैं, आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है इस लंबे वक्फे की, ये किस तरह हो रहा है, वो अल्टीमेटली AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर होने और उसके स्पोक्स पर्सन होने की वजह से भी मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो वक्फ बिल है, पहले
उसका एक्चुअल खतरा क्या है? जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा, क्योंकि हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए नाउस से, जो नौजवान है, जो आम इंसान है, वो उससे कंप्लीटली कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है जिस तरह वो सीएए से हुआ था। तो इसकी वजह क्या है और ये एक्चुअल इसका कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ने वाला है कम्युनिटी पे? देखिए, असल में वफ़्क़ का जो एक्ट है वो 1954 में बना था हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद। उसके बाद उसमें मुसलसल तरमीमात होती रही है। 1995 का जो वक्फ एक्ट इस वक्त रेफर होता है, उसमें 2013 में लास्ट तरमीम हुई थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये सब तरमीमात इसलिए लाई गई थी कि वक्फ को और मजबूत बनाया जाए, वक्फ एक्ट को और मजबूत बनाया जाए और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को महफूज किया जाए, उसके अंदर करप्शन को रोका जाए, उसके जो पर्पज़ है वक्फ का उससे के बेनिफिशरीज तक वो बात पहुंचनी चाहिए, इसकी कोशिश हुई। पहली बार एक ऐसा वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है जो पूरे वक्फ के पैराडाइम को, पूरे वक्फ के स्ट्रक्चर को, पूरे वक्फ को जो अब तक के सेफगार्ड मिले हुए थे उन सबको मलियामिट करना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। और ये देखिए, वक्फ एक्ट को अगर आप देखेंगे 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें उसका एक सेक्शन 40 है हम्म, जो वक्फ का नेचर तय करता है, वक्फ बोर्ड का नेचर तय करता है, वक्फ बोर्ड का पर्पस क्या है, हम्म, उसके उसके ऑब्जेक्टिव्स बताता है और उसका डायमेंशन बताता है कि वो क्या काम करेगा। इन्होंने उस सेक्शन को अबॉलिश कर दिया, हम्म, नई तरमीम में से उस सेक्शन को ख़त्म कर दिया। अच्छा साहब, एक बात ये हुई। दूसरी बात ये कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ये एक अभी एक तो हम उस पे भी बात करेंगे कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए से, उस पे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम वक्फ तरमीम बिल पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी है, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे कब्रिस्तान हों, चाहे दरगाहें हों, चाहे ईदगाहें हों, ये बरसों पहले किसी मुगलिया दौर में या उससे भी पहले वक्फ की गई थी। वो किसी लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है, वक्फ बोर्ड में भी वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो वक्फ एक्ट के अंदर एक कानून है, एक सेक्शन है, वो ये कहता है वक्फ बाय यूजर, हम्म, बतौर इस्तेमाल। जो वक्फ है वो वक्फ है, हम्म, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी फाइंडिंग है, अपना वो है फैसला है। तो ये वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी, मस्जिद है, स्ट्रक्चर मस्जिद है, नमाज भी हो रही है, वो किसी वजह से रजिस्टर्ड नहीं हुई है, हम्म, तो चूंकि वो बतौर इस्तेमाल वक्फ है, हम्म, इसलिए वक्फ है। इन्होंने आर्ट वो उस क्लास को ख़त्म कर दिया, वक्फ बाय यूज़र को अब ख़त्म कर दिया गया। तो इसके नतीजे में कई मसाजिद उत्तर प्रदेश के अंदर, एक अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 80-85% ऐसी बहुत सारी मसाजिद जो बरसों से मसाजिद की हैसियत से इस्तेमाल हो रही है, हम्म, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम्म। वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। ऐसे कई कब्रिस्तान निकल जाएंगे, ऐसी कई ईदगाहें निकल जाएंगी। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे अक्सर बात होती है, और अगर मौजूदा जो हुकूमत है उसका ये देखा जाए कि चाहे वो बुलडोज़र जस्टिस हो, चाहे वो एनसीए एनआरसी हो, वो डॉक्यूमेंटेशन को पैराडाइम बना के, और जबकि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए कुछ 7 दशक ही हुए हैं, 70 ईयर्स से, और यूजुअली ऐसे हर जगह देखा जाता है कंट्रीज़ में कि लैंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि कॉलोनियल था, आपको ब्रिटिशर्स ने आके कंप्लीटली लूटा, आपके लैंड रिकॉर्ड्स को चेंज किया अपने फ़ायदे के लिए, और बहुत जगहों पे ये भी देखा जाता है कि भाई चीज़ें जली वो। तो आप इस पे स्पेशली थोड़ा बताइए कि जो डॉक्यूमेंटेशन का ये जो पूरा पैराडाइम है, वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबके लिए इतना प्रॉब्लमैटिक है, और उसको कैसे वेपनाइज किया जा रहा है, और क्यों लोग जब बोल देते हैं, कई बार जब मैं नॉन मुस्लिम पॉडकास्टर्स यूट्यूबर्स इनको देखता हूँ कि भाई वक्फ के जो ओरिजिन स्टोरी है उसमें ये कि भाई जो भी काज़ी के ज़रिए या किसी के ज़रिए कागज़ात तो बने होंगे ना, तो कागज़ात क्यों नहीं हैं? ये अक्सर एक सवाल उठता है जो दूसरी पार्टी के सामने से आता है। नहीं, देखिए, असल मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हुँ, ऐसी बहुत सारे मठ हैं, हुँ, बहुत सारे मंदिर हैं, हुँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके कागज़ात भी नहीं मिलेंगे हुँ। आपको। नहीं, ये सिर्फ़ मुसलमान या मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ का मसला नहीं है। ये मुझसे जी। प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ऐसे हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। भई बाज़ औक़ात क्या होता है, भई किसी ने कह दिया भई मैं ये ज़मीन मस्जिद के लिए दे रहा हूँ। हुँ, कोई वक़्फ़ डीड नहीं बनी, हुँ। मस्जिद के लिए दे दिया, मस्जिद बन गई, मस्जिद तो पे इस्तेमाल हो रही एक है। कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फलाने आदमी ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा वक़्फ़ कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा आपको रजिस्टर नहीं करना चाहिए, हुँ, आप वो सब सही है। हुँ। लेकिन चूँकि वक़्फ़ कानून के अंदर ये चीज़ मान ली मौजूद गई है। थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक़्फ़ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो वो वक़्फ़ है। हुँ,
उसके वक्फ होने को चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये कानून कहता है। एक पहलू तो वो है। दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ हमारी नहीं, सब जितने इंडोमेंट्स हैं इंडिया में, हम्म, चाहे हिंदुओं के हो, चाहे सिखों के हो, चाहे मुसलमानों के हो, वो दे आर ऑल एग्जेम्प्टेड। हम्म, वो सब एग्जेम्प्टेड है। वक्फ, ये लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ पर अप्लाई ही नहीं होता है। हम्म, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। अब पंजाब में, हरियाणा में ऐसी बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है जो गैरों कब्जे में है, लेकिन वो मालिक नहीं है कानूनी तौर पर आज तक। अब अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो वो मालिक हो जाएंगे। वहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग, या और भी मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे माइग्रेट हो गए वहाँ से लोग। तो नतीजा ये है कि अब ऐसी तमाम ज़मीनें जिस पर गैरों ने कब्जा कर रखा है, किसी और ने कब्जा कर रखा है, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन हमने चैलेंज नहीं किया उसको, वो प्रॉपर्टी आपके यहाँ से निकल जाएगी। ये दूसरा बड़ा नुकसान है इस बिल का, जो जो अमेंडमेंट बिल लाया गया। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अब तक वक्फ बोर्ड में दो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ हैं वक्फ को मैनेज करने के लिए। एक है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और एक है वक्फ बोर्ड जो स्टेट लेवल पे होता है। इन दोनों के सिलसिले में उसके मेंबर्स कौन होंगे, एक पूरा ज़ाब्ता बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के अंदर 2 लोग पार्लियामेंट के मेंबर आएंगे, 2 असेंबली के मेंबर आएंगे, आपके बार काउंसिल से आएंगे, ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो मुसलमान होंगे। उसका सीईओ जो होगा वो मुसलमान होगा। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में चूंकि उसका चेयरमैन जो होता है वो माइनॉरिटी कमीशन का, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वजीर होता है। तो अगर वो वजीर मुसलमान नहीं है तो वो हो सकता है। बाकी सब जितने भी उसके अंदर मेंबर होंगे, चाहे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में चाहे वक्फ बोर्ड में, वो सब मुसलमान होंगे। अब इन्होंने इसमें एक क्लॉज ये जोड़ा कि 2 मेंबर लाजमन गैर मुस्लिम होंगे, वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी। और बाकी जो शर्त थी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा, जो मेंबर ऑफ असेंबली आएगा, जो ब्यूरोक्रेसी से आएगा, जो बार काउंसिल से आएगा, वो सब मुसलमान होना चाहिए, वो शर्त हटा दी है। अब वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता तो है। मुस्लिम एंडाउमेंट्स को मैनेज करने वाला जो बोर्ड है वो अबव 50% 60% नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्योंकि वो स्टेट के थ्रू आने वाले लोग हैं तो उनका एजेंडा भी हो सकता है कि भाई इस तरह के डिसीजंस लिए जाएं। सही जी। नहीं, अब मौजूदा गवर्नमेंट आरएसएस के लोग भेज देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो 2 दूसरे एंडोमेंट्स हैं, हिंदुओं के एंडोमेंट्स हैं, सिखों के एंडोमेंट्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि वो जितने अफसर्स आएंगे सरकार की तरफ से, इस किसी भी वो सब हिंदू होंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए सब सिख होंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड से अब ये क्लॉज हटा दी जाएगी। तो ये दूसरा मसला है कि भाई अगर वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो वक्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वक्फ के सर्वे करवाने के लिए, वक्फ में कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसका ट्राइब्यूनल बनाने के लिए, अब उनका मुसलमान होने की शर्त जो है वो हटा दी गई। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के साथ में। जब आप ये चीज़ दे रहे हैं हिंदुओं के लिए भी, ये दे रहे हैं सिखों के लिए भी, वहाँ आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप चेंज कर रहे हैं। ये तीसरा इशू, बड़ा इशू है जो हमारे लिए है। दूसरी बात ये कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले इलेक्शन होता था, यानी जो लोग आते थे मेंबर कैसे थे वो इलेक्ट होकर आते थे। अब सरकार ने उस इलेक्शन को खत्म करके नॉमिनेशन कर दिया, यानी सरकार नॉमिनेट करेगी, जो सरकार होगी वो नॉमिनेट करेगी। इलेक्ट कौन करता था पहले? पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने यहाँ से इलेक्ट करते थे, मेंबर ऑफ असेंबली अपने यहाँ से इलेक्ट करते थे, बार काउंसिल में से मुसलमान बैठ कर तय करते थे कि कौन जाएगा हमारे यहाँ से। तीसरी बात इसमें यह है कि वक्फ के कोई आदमी वक्फ करना चाहता है प्रॉपर्टी को, इस पर कोई शर्त नहीं थी, उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको वो वक्फ कर सकता है। अब इन्होंने ये कहना शुरू किया, अब इसमें ये लगा दिया है कि इसमें जो अमेंडमेंट लाया है उसमें ये कहा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। और वो कौन डिसाइड करेगा? और ये बात बिल्कुल कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्राइटेरिया क्या है आपका? वो रोज़े रखता है, वो नमाज पढ़ता है, वो हज पे गया है, क्या आप पूरे मस्जिद सामने वो कैमरे लगा देंगे कि भाई कौन है आदमी है? लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि जो लोग आज मुसलमान हो रहे हैं वो 5 साल जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे वो वक्फ नहीं करेंगे अपनी प्रॉपर्टी। तो उनकी फ्रीडम ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू डू विद देयर ओन प्रॉपर्टीज वो रिस्ट्रिक्ट कर दी। दूसरी बात ये थी कि पहले हिंदू भी वक्फ करते थे प्रॉपर्टीज, मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए हिंदुओं ने भी वक्फ किया प्रॉपर्टी। अब हिंदुओं पर पाबंदी लगा दी गई, आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकें। अच्छा, जब हम मुसलमान होके ये बोलते हैं कि भाई हमारे बोर्ड में हिंदू ना हो,
लेकिन हिंदू वक्फ कर सकता है, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि भाई ये एक लेवल पे पैरिटी नहीं है, हिपोक्रेसी है कि भाई आप हमसे चाहते तो हैं कि हम आपको डोनेट करें, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि भाई उस डोनेशन की ओवरसाइट हो। नहीं, हम नहीं चाहते कोई डोनेट करे। हम्म कोई आदमी वॉलंटरी डोनेट करता है तो उसमें हम्म आप रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाना चाहते हैं? हम्म ये मसला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई हिंदू डोनेट कर अपनी प्रॉपर्टी हम्म। को। तो एक बल्कि हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो करी अंडरस्टैंडिंग वक्फ पे, उसमें ये है कि भाई ज़्यादातर जो वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी उसके नॉन मुस्लिम्स भी बेनिफिशरीज होते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो अगर वो दे भी रहे हैं तो एक्चुअल हमारे जितने वक्फ के हिस्टोरिकल वो रहे हैं उसमें बेनिफिशरीज नॉन मुस्लिम्स काफ़ी बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, जितने जी खैराती इदारे कायम होते जी हैं, जी जी। चाहे वो यतीम खाना हो, हम्म चाहे यानी वक़्फ़ तो ऐसे भी हुए कि जानवरों के लिए वक़्फ़ किए गए हैं। बिल्कुल जी 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 तो उसके बेनिफिशियरी सब हो सकते हैं, जी जी। मुसलमान भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। फिर एक बात ये है कि देखिए वक़्फ़ में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट पैदा होता है, हम्म तो वक़्फ़ बोर्ड उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाता है। हम्म 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होता है। हम्म ट्राइब्यूनल में एक मेंबर होता है शरिया का जानकार, एक मेंबर होता है जो कानून का जानकार होता हम्म है और एक जो है उसका रिटायर्ड पहले होता था डिस्ट्रिक्ट जज, अब वो भी हो सकता है प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रिक्ट जज। ये 3 मेंबर होता था। ये वक्फ बोर्ड बनाता था। अब इन्होंने ये तय कर दिया है कि इसमें से वो शरीयत के जानकार को हटा दिया। अब सिर्फ हम्म 2 मेंबर होंगे और उसमें भी वक्फ बोर्ड को जो ये आज़ादी हासिल थी वो आज़ादी भी सल्ब कर ली गई। अब हम्म कलेक्टर तय करेगा। हम्म एक और बात ये है कि इसमें इन्होंने सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो होता था हम्म वो भी वक्फ बोर्ड करता था, हम्म जो हर 10 साल में सर्वे कराते हैं प्रॉपर्टीज़ को कि भई ये सर्वे करवा के ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको वक्फ के तहत रजिस्टर्ड किया जाए। अब सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट भी कलेक्टर करेगा। हम्म इसके एक और अहम बात ये है कि अब नए तरमीमी बिल के अंदर एक एक और ऐड किया गया सेक्शन गवर्नमेंट का। हम्म गवर्नमेंट को उसमें लाया गया। उसमें ये था गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी गवर्नमेंट होगी या कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी गवर्नमेंट के पर उसमें आएगी। अगर गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ में, तो वो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, वो तो कलेक्टर तय करेगा। वो कलेक्टर तय करेगा कि ये जो क्लेम है हम्म, गवर्नमेंट का कि ये वो सही हमारी है। प्रॉपर्टी है, इसका इख्तियार कलेक्टर को दिया जाएगा कि वो तय करके बताए ये किसकी प्रॉपर्टी हम्म। है। जेपीसी में अच्छा, आपने जब वो वाला पॉइंट बताया कि भाई शरीयत का एक्सपर्ट उसमें नहीं होगा, हाँ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? वाकिफ़ ने का मंशा क्या है, हम्म ये कौन जानेगा? हम्म वाकिफ़ ने जो जो तय किया था कि मेरी प्रॉपर्टी मतलब वाकिफ़ वाकिफ़ जो होता है ये भी तय कर सकता है कि इसका उसका मुतवल्ली कौन होगा। हम्म वो खुद भी मुतवल्ली हो सकता है। वो हम्म प्रॉपर्टी अपने इस्तेमाल में नहीं लेगा, लेकिन हम्म उसका मुतवल्ली हो सकता है, मैनेज कर सकता है। मैनेजर। तो ये सब चीज़ों को शरीयत का जानकारी देख सकता है। क्योंकि उसको पता है कि भाई नुआंसेस हाँ, टेक्निकलिटीज क्या हैं इस्लामिक लॉ की। सही है, तो आपने वो एक्सपर्ट ही हटा दिया, तो हटा अब दिया। बेसिकली कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है इस्लामिक लॉ को अपने हिसाब से, जैसे हिजाब कोर्ट जजमेंट में हाँ, किया गया बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इसमें एक और मसला ये है, अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ, हम्म मेरा कोई डिस्प्यूट है कि भई ये मेरी प्रॉपर्टी वक़्फ़ की नहीं है, हम्म तो मुझे 1 साल के अंदर वक्फ बोर्ड से रुजू करना चाहिए हम्म कि भई ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरा फैसला कर दीजिए। अगर उसने 1 साल के बाद किया तो वो उसका क्लेम नहीं माना जाएगा। तो अब मसला ये है कि आपको कभी भी आपको ये एहसास होगा भई ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप चले जाइए वक़्फ़ के अंदर, अब वहाँ फैसला करवाइए। तो ये जो इख्तियारात थे वक्फ एक्ट के ज़रिए से जो हासिल थे वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, ये तमाम इख्तियारात छीन लिए गए हैं। और ये इस नाम पे किया जा रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने जा रहे हैं। हम्म हम इसके बेनिफिशियरीज़ तक यानी उसके फ़ायदे पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। इसमें कहाँ है? या वक़्फ़ के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। हम्म उसके लिए कौन-सी चीज़ें आपने लाए? कोई ज़ाब्ता नहीं है इसके लिए। तो ये जितने ज़ाब्ते या जितने तरमीमात लाई जा रही हैं, वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को कैसे हड़प किया जाए, कैसे ले लिया जाए। और ये जो बात कही जा रही है, अच्छा देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी पे आज भी हम्म। गवर्नमेंट के कब्ज़े हैं। बल्कि जो इंदिरा गांधी के वक्त में ये पूरा इंदिरा गांधी ने बोला था कि भाई आपका जो, क्योंकि सर्वे हुआ था तो गवर्नमेंट का एनक्रोचमेंट बहुत था और उसकी एजेंसीज का, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात करी, गवर्नमेंट यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉडी भी हो सकती है, यहाँ स्टेट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, सही। और सबसे ज़्यादा कब्जा उनका है। हाँ, बिल्कुल। तो आपने एक तरीके से बिग चंक जो ओनरशिप मुसलमानों ने अपने उसके लिए, बका के लिए, आखिरत के लिए, एक अच्छे काम के लिए लगाई थी, वो आप एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली हड़पने की कोशिश कर रहे बिल्कुल। हैं। तो एक तरफ जब हम ये बोलते हैं कि भाई कलेक्टर डिसाइड कर रहा है और हम बोल रहे हैं कि भाई वो एक बहुत एक्सट्रीम ऑटोनॉमी है या पावर है जो हम लोगों ने डिस्प्रपोर्शनेटली गवर्नमेंट को दे दी,
जबकि वो कम्युनिटी के पास होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये बोलते हैं कि भाई जो हमारी प्रॉपर्टी सो कॉल्ड है उसके ऊपर जब आप क्लेम करते हो कि वक्फ है, तो भाई हम लोगों का बैलेंस कैसे होगा जब आपका कंप्लीट वो होगी। तो क्या ट्राइब्यूनल्स सच में कंप्लीटली वक्फ बोर्ड डोमिनेंट थे, या फिर उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट और ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल ऑलरेडी रहता था? एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लोग होते हैं जी वक्फ बोर्ड में भी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी, जी जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कम्युनिटी तो अपॉइंट नहीं करती है। हम्म वो कौन, पार्लियामेंट में से मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट अपने में से इलेक्ट कर भेजते हैं। हम्म वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, वो किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं। हम्म इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी से जो लोग आते हैं वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, हम्म वो वहाँ से आते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ये जो वक्फ का ट्राइब्यूनल होता है, हम्म ये जो कहा जाता है कि ट्राइब्यूनल सब चीज़ें तय कर देता है, हम्म बाकी लोगों को कोई फैसला नहीं होता। देखिए, ट्राइब्यूनल का जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। हम्म अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बताऊँ आपको मैं कि वक्फ बोर्ड को लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा ट्राइब्यूनल के फैसलों को, लेकिन हाई कोर्ट में हाई कोर्ट चैलेंज में कर कर सकते सकते हैं, हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये जो कहना है कि वक्फ बोर्ड यूनिलैटरली फैसला कर देगा और वो पूरा फुल अथॉरिटी है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट तो देखिए वक्फ कानून देखेगा, मुल्क का कानून देखेगा, और वो उसके डिसीजन बाद लेगा फैसला करेगा। जी। ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ हुए हैं। भाई अभी रिसेंटली कई कई एकड़ जमीन तेलंगाना की वक्फ बोर्ड से चली गई। वहाँ ट्राइब्यूनल का फैसला भी वक्फ के उसके हक में था, हाई कोर्ट का फैसला भी वक्फ के फेवर में था, सुप्रीम कोर्ट का में चेंज हो गया चला जी। गया। तो ये कहना कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। तो सर आपने पूरा बताया कि किस तरह से ये जो मौजूदा बिल है वक्फ अमेंडमेंट का, वो हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, बल्कि लोग जब करप्शन ये सब चीज़ें बोलते हैं, जब भी उसके खिलाफ पूरे के पूरे वो आते रहे अमेंडमेंट्स, और वो स्पेसिफिकली इन इश्यूज को डील करते हुए आते रहे। तो जेपीसी जब बनी, कि ये जब बिल पार्लियामेंट में कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक जेपीसी कायम हुई और वो अलग अलग स्टेट्स में गई, लोगों से मुलाकात की, और आप क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे, आपका उनसे बखूब इंटरेक्शन भी रहा। तो जेपीसी की अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुई है। तो उन्होंने कितना आपकी जो रिकमेंडेशंस थी, या जो मुख्तलिफ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं था वहाँ, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, इमारत शरिया, जितनी भी तंजीमें हैं जो मुसलमान की इश्यूज़ को वहाँ पे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी तो खैर पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और उसके अलावा भी उनका इन इश्यूज़ पे वो रहता है, तो हर तरह के लोग, कहने का मतलब है, उसमें मौजूद थे। और लोकल लीडरशिप भी, जब आप कहीं जाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई जो बड़ी तंजीमें हैं, लोकल लीडर्स भी आके मिलते थे, और एक ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन हुआ, और वहाँ बताया गया कि भाई रिकमेंडेशंस क्या है, क्यों हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। तो वो जेपीसी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है एंगेजमेंट का, वो कैसा रहा? क्या उन्होंने आपके रिकमेंडेशंस माने, और जो मौजूदा जो रिवाइज्ड प्रोपोजिशन है, वो क्या उसमें कुछ चेंजेस हैं या नहीं? देखिए, असल में जब जेपीसी का तश्कील हुई थी और ये बात हुई थी कि जेपीसी जो है वो मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करेगी, उसी मौके पर हमने एक बात ये कही थी कि डेमोक्रेसी के अंदर जब भी कोई कानून बनता है पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। तो जब जेपीसी के दायरे को इतना फैला दिया गया कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान का उसके अंदर अपनी बात रख सकता है, तो हमने कहा कि ये गलत है। इसका जेपीसी को सिर्फ मुसलमानों से इंटरेक्ट करना चाहिए, इसलिए कि वक्फ का ताल्लुक मुसलमानों से है। जी। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। फिर हमने ये कहा भाई आप ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, इसके अलावा आपको आम मतलब आम लोगों से बात करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद इन्होंने एक वो इशू कर दिया कि कोई इतने भी आ तारीख से सकता है। इतने तारीख तक के हमको आप मेल भेजिए, ईमेल के ज़रिए से, तो अपनी बात कह सकते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये महसूस किया कि भाई हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो इस मामले में, चूँकि वक़्फ़ से क्या तरमीमात लाई जा रही हैं, उसके क्या नुकसानात हैं, ये बताने के बाद कि इसको हमें अपोज़ करना है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ऐप बनाया और उसको सर्कुलेट किया पूरे मुल्क में, और नतीजा ये कि उसके ज़रिए से 3 करोड़ 66 लाख लोगों ने ईमेल भेजे। अच्छा। इसके अलावा मुसलमानों की और तंजीमों ने भी काम किया। तकरीबन 5 करोड़ ईमेल इस बात के लिए गए थे कि ये इस ये जो जेपीसी यानी ये जो वक्फ तरमीमी एक्ट बिल लाया गया है, इसको ख़त्म किया जाए। विच इज़ 25% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर 200 मिलियन मान रहे हैं हम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये 5 करोड़ लोग ने भेजा एक बार। उसके बाद जब जेपीसी से मुलाकातें शुरू हुई,
तो पर्सनल लॉ ने 2 बार मुलाकात की। एक बार तो हमने मुलाकात करके अपनी चीज़ दी उनके सामने। दूसरी बात हमने पूरी जेपीसी के साथ में चेयरमैन और जितने मेंबर्स हैं उनके साथ में 1.5 घंटे तक इंटरेक्ट किया है। हमने तकरीबन 211 पेज का एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया और जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने उनको पहले मिल गया था वो डॉक्यूमेंट, हमने 2 दिन पहले सबमिट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इस यानी वफ़्क़ के ऊपर में जितने इश्कालात थे वो सब डाउट्स आपके इस डॉक्यूमेंट से क्लियर हो गए। उसके बाद ये यहाँ पे जमतुलमा ने मुलाकात की, जमात इस्लामी ने मुलाकात की और जो तमाम लोगों ने मुलाकात की और ये तो पूरे मुल्क में हुआ। लेकिन साहब अच्छा उसके साथ-साथ आप जो है उसमें मिनिस्ट्री को बुला रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री के लोग आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग आ रहे हैं, तो हमने उस पे एतराज़ किया भाई इनका क्या मतलब है इसके अंदर? नहीं उनका भी मतलब है। तो बहरहाल जेपीसी का जो पूरा यानी काम का अंदाज़ था वो ये था कि भाई सबसे हर को सुनाकर से लिया जाए, जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है वक़्त से, जो कि उसके अंदर यानी स्टेक होल्डर भी नहीं है, उससे भी आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मान लिया आपने पूछ लिया। तो ये जो 5 करोड़ लोगों ने रिजेक्ट किया था इस बिल को, वो कहाँ गया? जो हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जिसको अपोजिशन मेंबरों ने अप्रिशिएट किया उसके अंदर उसी मीटिंग के अंदर, वो कहाँ चले गए? हमने तो एक-एक सेक्शन पे गुफ्तगू की थी, जो सेक्शन थे और जहाँ-जहाँ गए जेपीसी वहाँ पे मुसलमानों की एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, इंडिविजुअल्स ने भी मुलाकातें की। लेकिन उसको कहीं कंसिडर नहीं किया गया। वो 5 करोड़ ईमेल का कोई ज़िक्र नहीं है कि उससे क्या चीज़ आपने ली है, क्या चीज़ नहीं ली। मतलब मेंशन भी नहीं है? हाँ, बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि इसके बाद अब आप अच्छा फिर देखिए ये तो हमसे नहीं हुआ। इसके बाद जो जेपीसी के अंदर अपोजिशन के लोग थे, 10 लोग, 10 मेंबरान जो थे, जो अपोजिशन पार्टी से आए थे, उन्होंने 44 अमेंडमेंट के ऊपर में अपने सजेशंस दिए थे। उसको कंसिडर नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया। चूँकि अक्सरियत तो इनकी थी जेपीसी के अंदर। 31 मेंबर्स में 10 लोग निकाल दीजिए तो 21 मेंबर्स तो इनके थे, बीजेपी और अलाइज पार्टीज़ के। तो उनके अपोजिशन पार्टियों के जितने अमेंडमेंट यानी उन्होंने जितने इसके वक्त तरमीम में अमेंडमेंट के खिलाफ जो चीज़ें कही थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर जो ये 21 मेंबर्स ने जो जो दिए थे वो रिकमेंडेशन को कबूल कर लिया। तो अब जो कानून बन के आया है, अब जो जेपीसी के बाद से वो और ज़्यादा टफ बनकर आया है। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है ये अलग बहस है, लेकिन हमारा ख्याल ये कि जेपीसी की जो एक्सरसाइज थी, जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था और इसको जेपीसी को रेफर किया गया था, अपोजिशन पार्टीज ने बहुत सारे इतराज़ात किए थे। इवन उस वक्त में जो बीजेपी के अलाइज थे उन्होंने भी एतराज़ किए थे और इसी बुनियाद पर जो है वो जेपीसी बनाई गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में आपने सबको रिजेक्ट कर दिया, वो तमाम एतराज़ात को रिजेक्ट कर दिया। इवन जेपीसी के मेंबरान जो थे अपोजिशन के, उनके एतराज़ को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो वही हुआ जो आप बना कर लाए थे। यानी देखिए कानून बनाने के लिए कौन बनाता है कानून? अगर आप वक्फ से मुतालिक कानून ला रहे हैं तो ये काम सेंट्रल वक्फ काउंसिल का है कि वो कानून का मसौदा तैयार करके पेश करे पार्लियामेंट के पास में और वो पेश किया जाए। इस वक्त में सेंट्रल वक्फ काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके मेंबरान नहीं है, तो ये कानून बनाया किसने? फिर पेश भी कर दिया गया। इससे पहले जब भी कानून बनता था तो मुसलमानों से कंसल्टेशन होता था। 2013 में जो जो वो हुआ था, उस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कई बार कंसल्टेशन किया। 1-2 बार मैं भी गया हूँ उस कंसल्टेशन में और सब कंसल्टेशन जो जो सजेशंस आए थे उन सबको इनकॉर्पोरेट करके एक चीज़ बनाई थी। वो 2013 का जो अमेंडमेंट हुए वो इस गवर्नमेंट ने लागू भी नहीं किए और अब जो है एक नया अमेंडमेंट लेकर आ गई विदाउट टेस्टिंग। जो पहले कानून बना उससे क्या नफा क्या नुकसान है? बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो जेपीसी बनाई गई है, जेपीसी से फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है। और ये जो बताया गया था कि हम सबसे कंसल्ट करके कहीं एग्रीमेंट पहुंचेंगे, वो तो यानी जब आपने अपने जेपीसी के मेंबरान के ही बात को नहीं माना तो बाकी किसी बात माने। ये तो बड़ा कंसर्निंग है कि भाई जब बीच में जनरल इलेक्शन हुआ और एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई तो लोग ये बोल रहे थे कि भाई किसी तरह से एक बैलेंसिंग ऑफ पावर हो सकता है पार्लियामेंट में। लेकिन जो हम ये जेपीसी का पूरा जो आप जिस तरह पेश कर रहे हैं कि उसकी फंक्शनिंग और उसका जो निज़ाम है वो तो और ज़्यादा अब ये है कि भाई अब तो डेमोक्रेटिकली चोजन हिंदुत्व का जो मैसेजिंग है वो अब और आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई देखिए, पार्टी इन पावर असल में होता क्या है कि ये हम महसूस ये कर रहे थे, जैसा आपने भी कहा कि भाई ये इस वक्त में डिपेंडेंट है अलाइज के ऊपर में। हुँ, इनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अब यानी हुँ, मेजॉरिटी नहीं है इनके पास में। हुँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये पार्टी लोगों को मैनेज करना जानती है। बिल्कुल, जी। इवन वो जो लोग इनके अलाइज हैं, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। किसी को पैकेज दे दिया जाए, किसी को कुछ कर दिया जाए, हुँ, हुँ, और अगर नहीं माने तो लोगों को तोड़ लिया जाए। हुँ, तो ये सब सारे उनके पास वो हर हैं। वे मौजूद है। अच्छा, एक बहुत जो चीज़ महसूस की गई, मैं तो क्योंकि हम लोग ने नाउस से कुछ वीडियोस भी बनाए, तो हमें पता था कि भाई बहुत जगहों पे पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ महसूस हुई मुझे कि बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्कनेक्ट है। जो मैसेज हैं, वो आज भी इस बिल से उनकी जो कलेक्टिव एसेट्स हैं। अब देखिए, ज़मीन का मामला इस तरह है कि भई आज अगर किसी गाँव में आपकी ज़मीन निकल आती है और आपको पता भी नहीं होता है, तो उस घर के, उस ख़ानदान के माली हालात सुधर जाते हैं। मतलब इस तरह से कि भई आपका एक ही रात में काया पलट हो जाती है। अब एक तरीके से एक पूरी कम्युनिटी है जिसके पास एक पूरा का पूरा असासा है, पुराने जो उनके जो पुश्तैनी वो लोगों ने जो अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ किया, इस वजह से कोई अच्छा काम होगा, और उसकी बेनिफिशियरीज़ कम्युनिटी भी है और लोग भी हैं। और बेसिकली ऑफ़ कोर्स जब कोई एंडोमेंट करता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसकी अपनी कम्युनिटी होती है। वो तो अगर आप कोई हिंदू एंडोमेंट, सिख एंडोमेंट देखेंगे तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। तो एक तरीके से वो कम्युनिटी जो इसकी सबसे बड़ी नुकसान हो सकता है, जिसको प्राइम जगहों पे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर ये भी निकल कर आया कि भई अदानी ने पूरा का पूरा बना दिया। जब दिल्ली बनी थी, तो उस ज़माने में रायसीना हिल का जो सारा इलाका था, वो तो हमने फिर से रिसर्च करी, हमारी वीडियो भी आने वाली है उस पे। वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि किस तरह से ब्रिटिश ने वहाँ से मुसलमानों को, जो कुछ मेवात में रहने वाले भी, उनको वहाँ से हटाया, बदले में कुछ दिया, नहीं दिया, कितना दिया, और वो अल्टीमेटली आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर दी, आपकी जगह पे कब्ज़ा कर लिया। वही मेथोडोलॉजी आगे कंटिन्यू हो रही है। तो आज की डेट में ये होना कि भई आपकी प्राइम प्रॉपर्टीज़, आपकी मस्जिदें, आपकी दरगाहें, आपकी इबादतगाहें, आपके कब्रिस्तान जहाँ पे आपके पुराने जो बाप-दादा हैं, वो दफ़न हैं, या आपके बच्चे दफ़न होंगे या आप खुद दफ़न होंगे, वो आपसे छीन ले जाएँगे। तो मासेस क्यों कनेक्ट नहीं हो पाई? नहीं, देखिए, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मासेस का इश्यू नहीं है सिर्फ़, हुँ, खुद कम्युनिटी लीडरशिप का इश्यूज़ है। जी। देखिए, इस दरमियान में हम ये महसूस करते हैं कि वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। कहीं मुतवल्ली कब्ज़ा कर रहे हैं, हुँ, कहीं हुकूमत कब्ज़ा कर रही है, हुँ, कहीं इंडिविजुअल्स ने कब्ज़ा कर रखा है। हुँ, दिल्ली के अंदर या ऐसे और मकामात के ऊपर में बहुत सारी वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे जो लोग काबिज़ हैं, वो हुँ, एक बहुत ही मामूली किस्म का उसका रेंट देते हैं, जी। जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। हुँ, तो इस पर कम्युनिटी को जिस तरह से इंटरवीन करना चाहिए था, जिस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए था, जिस हुँ, तरह से कनेक्ट होना चाहिए था, वो हमको पिछले 70 साल में नज़र नहीं आता है। नहीं हुआ। हुँ, इसी वजह से मैं महसूस ये करता हूँ, देखिए, वक़्फ़ के अंदर जो लोग जाते हैं, वो कौन लोग होते हुँ, हैं? वो मुसलमान ही होते हैं ना। जी। चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हों, चाहे वो मुतवल्लियों के हुँ, कोटे से जा रहे हों, हुँ, या कहीं से भी आ रहे हों, हुँ, उन पर आप प्रेशर बनाते, हुँ, उनमें अपने अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करते। हुँ, तो देखिए, एक एक कोशिश हुई थी, हुँ, पंजाब वक्फ बोर्ड में जब एक सेंट्रल ऑफिसर अपॉइंट हुआ गया एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, जी। तो उन्होंने महसूस किया कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है हुँ, यहाँ पर जो जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, हुँ, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, हुँ, मुसलमान भी नहीं है वहाँ पे आबाद। हुँ, उन्होंने सब प्रॉपर्टी को डेवलप किया, हुँ, और नतीजतन उस वक्फ बोर्ड की आमदनी करोड़ों में पहुँच गई। आप देखिए, बाकी मकामात के ऊपर में वक्फ बोर्ड पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड पास अपने अपने लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता है। पैसे नहीं है, जी। दिल्ली तक में ये देखा गया जो जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मसला सवाल ये पैदा होता है कि कम्युनिटी को देखिए, देखिए, कभी भी कोई आफ़त आती है तो उसमें कम्युनिटी की लैप्सेस का भी बहुत बड़ा दखल होता हुँ, है। मेरे नज़दीक इस स्पेशली कम्युनिटी लीडरशिप। यस, जी। डेफ़िनिटली कम्युनिटी लीडरशिप को वक़्फ़ के लिए एक पैरेलल अरेंजमेंट करना चाहिए था अपना। हुँ, अब कर रहे हैं लोग। हुँ, अब कुछ जमातों ने वक़्फ़ कमेटियाँ बनाई है, जो मिसाल के तौर पे अभी यहाँ सुनहरी मस्जिद पे कब्ज़ा करने की कोशिश हुई थी। जी, पार्लियामेंट के बगल में जो मस्जिद है, रफ़ी मार्ग के ऊपर में। जी। और ये एक वो पहुँच गए कि भई ये इसको ट्रैफ़िक में प्रॉब्लम हो रहा जी, है जी, और जी, ये हो जी। रहा है, हटाना है। तो यहाँ जमात ने एक कमेटी बनाई थी, जमात इस्लामी ने। उन्होंने फ़ौरन वहाँ के इमाम साहब को कनेक्ट पकड़ा और पकड़ के एक पिटीशन फ़ाइल किया, हुँ, तो वो रुक गया मामला। ये यहाँ पे अभी ये जो आपका रिंग रोड है,
उस रिंग रोड पे एक बहुत बड़ी ज़मीन जिसमें मिलेनियम पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्रिस्तान था। वो धीरे, 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 धीरे काटते चले गए, अब एक छोटा-सा कन्फाइन कर दिया। फिर वो एक आरटीआई डाला गया तो सब चीज़ें मिली, लेकिन वहाँ पे कुछ कोई देखने वाला नहीं। इवन जो ये इंद्रप्रस्थ पार्क है वो बहुत सारा वक्फ की ज़मीन पर है। हम क्योंकि अभी एक फतेहपुरी मस्जिद के ऊपर हमने पूरी वीडियो करी और उसमें पूरा जो उसके अतराफ जितने भी दुकानें हैं उसमें नॉन मुस्लिम्स, हालांकि वही जब आप फिर ये वाली भी सवाल आ जाता है ना कि जब बोलते हैं जब करप्शन मिसमैनेजमेंट कम्युनिटी का भी रहा है उसमें उसकी लीडरशिप का भी, लोकल भी, रीजनल भी, नेशनल भी, तो फिर जब गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई हम आपके करप्शन को और मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, इनएफिशिएंसी लाना चाहते हैं, तो एक बड़ा बिलीवेबल सा मैसेज बन जाता है नॉन मुस्लिम्स के लिए। आप वो तो बताइए ना, इस तरमीमी बिल के अंदर वो कहाँ है? हुँ, मिसमैनेजमेंट को रोकने का क्या प्रोविज़न है? हुँ, करप्शन को रोकने का क्या प्रोविज़न है? हुँ, ये तो कहीं नहीं है ना। हुँ, वक्फ बोर्ड के अंदर जो आप अपना आदमी लाके बिठाते हैं, उसके ज़रिए से मैनेज करके हुकूमत प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करती है। हुँ, कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने करप्शन हुए हैं अब तक के, हुँ, या जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, हुँ, उसके सिलसिले में मुसलमान जितना आज वक्फ एक्ट में तरमीम लाते वक़्त में मुतवज्जे हैं, हुँ, अगर उस वक़्त भी मुतवज्जे होते तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को बचा ले जाते। हुँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में ऐसी हैं, जी, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में ये तय हुआ जी, था जी, कि जी, जी, ये वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। दे दीजिए। वो इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर आज तक वो ट्रांसफ़र नहीं। जी, बल्कि उसमें जमीयत उलमा हिंद का ऑफ़िस भी आता है। हाँ, जी, जी। तो मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए कम्युनिटी को एक हर मुस्लिम तंज़ीम को या मुसलमानों के किसी इज्तिमाई प्लेटफ़ॉर्म को, चाहे वो मुशावरत भी हो सकता है, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड भी हो सकता है। उनको स्टेट लेवल पे ऐसी वक़्फ़ मॉनिटरिंग कमिटीज़ बनानी चाहिए थी, हुँ, जो वक़्फ़ बोर्ड के मिसमैनेजमेंट को या वक़्फ़ बोर्ड के करप्शन को चेक कर सकें, हुँ। उसको रोक सकें। क्योंकि आप बार-बार इशारा कर रहे हैं फेलियर ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप में भी। अब ये 3 लेवल पे बात आ गई है। एक ये है कि भई गवर्नमेंट है, जिसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। एक मुसलमान है जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है या गवर्नमेंट का मुलाज़िम है, तो उसकी क्या होती है कि भई कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप हो गई है, क्योंकि उसकी एक अपनी सही है। एंड गोल है। एक कम्युनिटी लीडरशिप है क्योंकि आपने मशावरत, पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरह के इदारे, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, ये सारे ज़िक्र में आए। तो कहाँ जाके, क्योंकि आप इनका हिस्सा भी रहे हैं, क्योंकि आपने 123 बताई कि भई ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ थी हिंदुस्तान के जो कैपिटल में, जहाँ पे सबसे बड़े एडवोकेसी के ग्रुप्स, जमातें, जहाँ पे सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर, जहाँ उनकी रिहाइश है, वहाँ पे भी हम उनको डिफेंड नहीं कर पाए। तो पता था कि ये चीज़ आने वाली है। लीडरशिप क्यों, कहाँ, कैसे फेल हो जाती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ असल में एक और इश्यू है जिस पर आपको गौर करना चाहिए, वो ये है कि हम आज़ादी के बाद से अब तक के हुँ, ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों पर स्टेट की तरफ से, चाहे स्टेट से मेरी मुराद ये है कि गवर्नमेंट, गवर्नेंस जी। हुँ, चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो, हुँ, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की रही जी। हो, स्टेट की तरफ से जो ऑनस्लॉट होता रहा है, हुँ, जो हमले हुए हैं, हुँ, वो हमले का नतीजा है कि मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा हो जी, गए, जी, जी। माशी एतबार से बदहाल हो गए, हुँ, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज छीन ली गई, मुसलमानों के पर्सनल लॉ ख़त्म करने की कोशिश हुई, बड़े-बड़े कम्युनल राइट्स हुए। तो मुसलमानों की जो बड़ी-बड़ी तंज़ीमें थी, उनका ज़्यादातर इस वक़्त जो है वो इन्हीं कामों में सर होता है। रिएक्शनरी हो गया मामला मतलब क्योंकि ये कि वो आप ये कह सकते सर्वाइवल। हैं कि वो आप हम हालात के तहत मजबूर हो इस बात में कि आप रिलीफ़ और लिबर्टेशन में अपने रिसोर्सेज़ लगाएँ, उसमें हुँ, लग जाएँ। देखिए, हुँ। ये तो होता है कि ये डिफेंसिव काम है सब पूरे जी, जो जी, अब जी। तक किए गए। जी। लेकिन कोई ऐसा इक़दामी हुँ, अप्रोच, हुँ, ऐसा इक़दामी काम, ऐसा प्रोएक्टिव काम हुँ, हमारी तरफ से नहीं हो पाया। हुँ, उसकी वजह ये है कि हम हुँ, उन्हीं कामों में उलझ के रह गए। हुँ, अब मिसाल के तौर पे मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा है। हुँ, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, हुँ, आपको अपने अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़े करने हैं। हुँ, मुसलमान माशी तौर पर पसमानदा है, हुँ, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, हुँ, उनका एम्प्लॉयमेंट में रेशो घटता जा रहा है, हुँ, उनका कोई वो नहीं है, तो अब आप उस पे लग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कम्युनिटी लीडरशिप को होना ये चाहिए था कि उनको उनको ये तय करना चाहिए था कौन से काम हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से करेंगे, कौन से काम किसी कलेक्टिव प्लेटफ़ॉर्म से करवाएँगे। हुँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये वक़्फ़ से मुतल्लिक़ मामलात को हमें ये देखना चाहिए था कि हमने ये महसूस कर लिया कि सिर्फ़ ये वक़्फ़ कानून बन गया। लेकिन उस वक़्फ़ कानून की कितनी उसकी उसके तहत काम हो रहे हैं, कितनी उसकी पामाली हो रही है, हुँ, वक्फ़ बोर्ड से क्या-क्या गड़बड़ियाँ हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं बताऊँ आपको कि ये जो तेलंगाना की बात मैं कह रहा था, जो कई एकड़ ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई है। हुँ, जबकि तेलंगाना हुकूमत में
यानी वहाँ पे ठीक है कि आप कह सकते हैं कि टीआरएस की हुकूमत थी, लेकिन मजलिस तो थी ना असेंबली के अंदर मौजूद। फिर ये है कि मुसलमानों की लीडरशिप वहाँ बहुत एक्टिव है, हुँ, तो उसको उसको रोक उसने क्या कोशिश की रोकने के लिए? पूरी तरह से आप वक्फ बोर्ड पे क्यों डिपेंडेंट हो गए? हुँ। वक्फ बोर्ड मैनेज कर लिया स्टेट गवर्नमेंट ने। वक्फ बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर लिया जी, और वो जी। यहाँ डॉक्यूमेंट शायद सबमिट नहीं कर सकी, हुँ, यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट में। हुँ, इसी वजह से आपके यहाँ से निकल गया केस। हुँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि इसको आप इस एतबार से भी देखिएगा कि हुकूमत का जो रोल है, हुँ, हुकूमत ने जो कुछ भी अब जो बड़ा हमला किया है, हुँ, उसको शय कहाँ से मिली है? हुँ। उसको शय इस बात से मिली कि भई वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पे हर आदमी हाथ फेल रहा है। जी। जो मुतवल्ली है वो भी हाथ धो रहा है हुँ, उसमें, जो और लोग हैं वो भी सब हुँ, ले तो हम क्यों नहीं करें? हुँ, तो उन्होंने ये कानून लेके आ गए पूरी ही वक़्फ़ प्रॉपर्टी को हड़प कर ली जाए। हुँ। आप देखिए यहाँ मेहरौली के अंदर कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ से निकल गई। बिल्कुल। तो मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि ठीक है, हम जिन हालात से भी गुज़रे हैं पिछले 70 साल में, इन सब के बावजूद भी हमको वक़्फ़ के तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कि अगर हुँ, आप वक़्फ़ को मैनेज करने में कामयाब हो जाते, हुँ, तो आप मुसलमानों की हालत-ए-ज़ार को भी ठीक कर सकते थे। हुँ, ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इससे जो आमदनी होती, उससे मुसलमानों के अंदर कोई शायद गरीब ही नहीं रह पाता। हुँ, तो उस जो अवेलेबल एसेट थे, हुँ, उनको बचाने और उनको और ज़्यादा हुँ, बेनिफिशियल बनाने की तरफ कोई तवज्जो हमारी हुँ। तरफ से नहीं हुई है। और जो ऑपोज़िशनरी फ़ोर्सेस हैं, मुझे लगता है उनका रियलाइज़ेशन ये ज़्यादा है कि भई अगर इस कम्युनिटी को हाशिए पे रखना है, तो ये प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में भी कोई रियलाइज़ कर ले और उसको मोबिलाइज़ करके इस कम्युनिटी को एक बेटर इकोनॉमिक, सोशल अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट की तरह ले जा सके, तो वो पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी ही ख़त्म कर दी जाए। देखिए, जो हुँ, 2013 का अमेंडमेंट हुआ था हुँ, वक़्फ़ में, उस मौके पर एक और काम हुआ था। हुँ, चूँकि 2014 में सरकार चली गई, इसलिए वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी जो फैसला हुआ था। वो फैसला ये हुआ था कि एक वक़्फ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई जाए अच्छा, जी। और उसमें ये तय किया गया था कि जो बड़े-बड़े सरमायादार हैं, हुँ, कॉर्पोरेट्स हैं, हुँ, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, जी। पैसा कहाँ से आएगा ये हाँ, सवाल जी, खड़ा जी, ना, जी, उसमें जी। वो इन्वेस्ट करेंगे हुँ, और जब तक कि उनका इन्वेस्टमेंट निकल नहीं जाता हुँ, और उस वक़्त तक उनको जो आमदनी होती है वो नहीं हो जाती, उस वक़्त तक के उसका फ़ायदा वो उठाते रहेंगे। हुँ, जब वो पूरा हो जाएगा तो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी से हुँ, ओवरऑल उस बेनिफिशियल कम्युनिटी को जी, जी। बेनिफिट मिलेंगे। हुँ, तो ये मैं देखिए 2013 में बेसिकली वक़्फ़ की तरमीमात हुई थी। हुँ, उस मौके पर उस तरमीमात में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी सामने रखा गया था। हुँ, और सच्चर कमेटी ने वक़्फ़ को कैसे डेवलप किया जाए, उसकी उस पे रिकमेंड अच्छे खासे हुँ, रिकमेंडेशंस दिए थे। हुँ, हुँ, तो उसको देके वो बनाया गया था। अगर ये हुकूमत ये अगर ये कह रही है कि हम उसके बेनिफिट्स कम्युनिटी तक पहुँचाना चाहते हैं, अगर ये वाक़ई चाहती, तो ये जो वक़्फ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो कांसेप्ट था उसको मटेरियलाइज़ करती। हुँ, उसने नहीं किया उसको उठा के डाल दिया ठंडे बस्ते के अंदर। हुँ, और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को कैसे हड़प किया जाए इसके ऊपर काम किया। हुँ, ये तरमीम बिल जो लाया गया। तो मेरा कहना ये है कि असल में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ के को कैसे कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल बनाया जाए हुँ, और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसमें। आप हुँ, पूरी तरह डिपेंडेंट होके बैठ गए वक़्फ़ बोर्ड के ऊपर में, हुँ, पूरी तरह डिपेंडेंट होके बैठ गए सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल के ऊपर में, हुँ। तो नतीजा जो निकलना था वो निकला। आज़ादी के बाद का जो पूरा दौर गुज़रा और उसमें जो सोशल मूवमेंट्स हुए, तो जो 92 की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो रियलाइज़ेशंस हुए और उसकी वजह से एक जो पॉज़िटिव कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके रिज़ल्ट में सच्चर कमेटी रिपोर्ट और उसके बाद लोगों का एक जिसे कहते हैं पॉज़िटिव एजेंडा के तहत रिकंस्ट्रक्शन का एक मंसूबा निकल के बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से हम ये सब देख रहे थे। लेकिन उसी 92 से पहले होने का जो पूरा मूवमेंट है, जो हिंदुत्व का, जो आप से 40-50 साल पहले से मेहनत कर रहा था, वो आप जब तक उस कॉन्शियस एफर्ट तक पहुँचे कि भई हमारा एक पॉज़िटिव गेन होना चाहिए, जब तक उनकी सरकार आ गई। हुँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक और चीज़ जो बार-बार महसूस हुई कि भई आपने क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र भी किया था कि किस तरह से एडवोकेसी करने की कोशिश की गई, दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं और उन पे क्या नुकसान हो सकता है। इस तरह का जब एंडाउमेंट का लॉ आएगा, तो कल को बहुत माइनॉरिटीज़ जैसे एक ज़माने में सीए हो रहा था, तो हम लोग क्योंकि जेएनयू में थे उस टाइम पे, तो डिस्कशंस होते थे। तो मैं अक्सर कभी-कभी जब डिस्कशन होता था किसी से, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो वो, तो हम बोलते थे कि भई देखिए हम तो फ़ोरफ्रंट पे हैं, अगला अटैक आप पे ही होगा। क्योंकि वो हमसे तो ठीक है सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, लेकिन वो आपसे भी इतनी नफ़रत ज़रूर करते हैं कि जो आप वो जिनसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं उनको थोड़ी बहुत ढाल दे देते हैं, थोड़ी बहुत ही सही।
उनको वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और बाकी के भाई आप हिंदुज़्म को भी या हिंदुत्व को भी आपने एक लंबा वक्फे तक अपने कंटेक्स्ट से डाइल्यूट किया है और वो उस टाइम तक उनको समझ नहीं आता था, लेकिन अल्टीमेटली ये पिछले दौर में अच्छा खासा उन लोगों पे भी ठीक ठाक अटैक हुआ। तो वो जो एडवोकेसी की आपने और उसमें ये आपने समझाना लोगों को कि बाकी बोर्ड्स को भी, उसका क्या इम्पैक्ट निकला और क्या हम लोग एक कलेक्टिव जैसे कहते हैं फ्यूचर मूवमेंट उस बेसिस पे बना पाएंगे? क्योंकि बिल तो अब टेबल हो चुका है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह की एडवोकेसी क्यों होनी चाहिए, हम कहाँ उसमें मात खा रहे हैं और क्या इसका रिजल्ट आगे निकलेगा? तो ये देखिए, हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तन्हा अगर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो और कौन-कौन से लोग हैं जो खुद को भी अफेक्टेड महसूस करते हैं, परसिक्यूटेड महसूस करते हैं, तो क्या उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है? तो पहले हमने यूसीसी के ऊपर में जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, ट्राइबल्स हैं, इनके साथ एंगेज किया और एक कॉमन यानी एक नतीजे तक पहुँचे कि हमें यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि सबको अफेक्ट करेगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक कॉमन मैसेज दिया कि हमारे लिए यूसीसी एक्सेप्टेबल नहीं है। चुनांचे हमने वक़्त के अंदर भी ये महसूस किया कि भई और भी लोग हैं जिनको एंगेज करना चाहिए। तो हमने दायरे-कार को बढ़ाया हम्म और उसमें आदिवासी यानी ट्राइबल्स, ओबीसी और दलितों को साथ लेने की कोशिश की। तो इनका एक अपेक्स बॉडी है भारतीय बहुजन अलायंस, उनके साथ एंगेज किया, उनके साथ कई मीटिंगें अब तक हो चुकी है। उसमें ये तय पाया कि भई पहले हम एक-दूसरे के इश्यूज़ समझने की कोशिश करें। चुनांचे उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप्स तय की है और वो वर्कशॉप शुरू हो गई है। मतलब 15 फरवरी को दिल्ली में हुई और उसके बाद 25 फरवरी को बॉम्बे में है, उसके बाद बैंगलोर में है 8 मार्च को और 23 मार्च को जो है हम्म कलकत्ता में। और हमारे दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपके जो इश्यूज़ हैं और हमारे जो इश्यूज़ हैं, तो उसमें हम आपके इश्यूज़ में आपको सपोर्ट करेंगे और आप हमारे इश्यूज़ में हमको सपोर्ट करेंगे। हम्म ज़ाहिर है कि वो इश्यूज़ भी वही होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आते हैं। जी कॉन्स्टिट्यूशन तो बाहर की बात नहीं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले को सिर्फ़ डिफेंसिव मैकेनिज़्म तक रखने की बात सही नहीं है। हम्म मिसाल के तौर पे हम महसूस करते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क में बुनियादी तौर पे इस्लाह माशरा काम करता है, तफ़हीम शरीयत काम करता है। हम्म शरीयत पर पर्सनल लॉ पर जो कोई हमला होता है तो उसका चाहे वो जुडिशरी से हो या कोई पार्लियामेंट कानून बना रही हो या खुद मुसलमान उस पर बेअमली का मुजाहरा कर रहे हों, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैंने एक बात रखी थी बोर्ड के सामने 2001 में कि भई हम जब इस्लाह माशरा काम करते हैं तो सिर्फ़ मुसलमानों तक महदूद क्यों होता है? यहाँ की जो गैर मुस्लिम सोसाइटी है वो भी बहुत सारे समाजी मसाइल में उलझी हुई है। जितने हम फेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा समाजी मसाइल वो फेस कर रहे हैं। हम्म शादी-ब्याह के मामलात हों, तलाक के मामलात हों, इनहेरिटेंस के मामलात हों, इसमें वो भी इसी तरह के मसाइल को फेस कर रहे हैं। तो इस पे इत्तेफ़ाक हुआ। तो पहले हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा था। मौलाना राबिया साहब को मैंने बुलाया कि भई आप पर्सनल लॉ बोर्ड की एक इमेज है पूरे मुल्क में कि मुसलमानों की एक अपेक्स बॉडी है। जी लेकिन उसकी इमेज ये है कि ये सिर्फ़ अपने मसाइल तक महदूद है, पर्सनल लॉज पर्सनल लॉ से मुतल्लिक़ मुसलमानों और वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतल्लिक़। तो हमने राबिया साहब से कहा कि भई हम एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं दिल्ली में और उसमें हिंदुओं के इंटेलेक्चुअल्स को और मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स को बुलाना चाहते हैं। और उसके सामने आप कोई अपने ग्रीवांसेस पे कोई गुफ्तगू मत कीजिए जी कि हमको क्या मसाइल है। देश के सामने, मुल्क के सामने और ख़ास तौर से समाजी मैदान में क्या समस्याएँ हैं, हम्म अखलाकी मैदान में क्या समस्याएँ हैं, इस पर बात कीजिए। मौलाना ने इससे इत्तेफ़ाक किया। यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ और उसमें मौलाना की तकरीर थी। मैं ख़ासी अहम तकरीर थी, बहुत ही मार्वेलस तकरीर थी। उसमें उन्होंने बिल्कुल यही बात कही कि हमारा मुल्क किन मसाइल से जूझ गुजर रहा है, जी जी यहाँ के इंसान किन मसाइल से जूझ रहे हैं और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। जी इवन आरएसएस के लोग भी उसमें मौजूद थे हम्म और दूसरे लोग भी, सब ने अप्रिशिएट किया कि भाई हमको पर्सनल लॉ बोर्ड का ये चेहरा तो हमने देखा ही था कभी पर्सनल लॉ बोर्ड हम्म का। पहली बार हमको मालूम हो रहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड को और यहाँ के मुसलमानों को यहाँ के आम इंसानी समाज के मसाइल से भी उतनी ही दिलचस्पी जी जितने अपने मसाइल से। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनी थी, उसका भी मैं कन्वीनर था कि इस्लाह माशरा के काम को कैसे इसके दायरे को बढ़ाया जाए। हम्म तो उसने एक तजवीज़ रखी थी 2001 में कि भाई समाजी मसाइल और ख़ास तौर से जो आइली ज़िंदगी से मुतालिक मामलात हैं, फैमिली लाइफ से मुतालिक मामलात हैं, उन मामलात में हमें और लोगों के मसाइल को भी लेना चाहिए।
चुनांचे वो एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनी, उसको सबमिट किया गया और सब एक्सेप्ट हो गई। लेकिन बहरहाल हमारा जो तरीका है काम करने का ना, उसमें अभी तक के उसके लिए स्पेस नहीं बन पाया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप देखेंगे कि देखिए एक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको एक तरफ रखिए। समाजी सतह पर भी इस मुल्क के इंसानों के सामने बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं। वो सवालात मगरबी तहज़ीब ने ही पैदा किए हैं, यानी आपके फीमेल फ़िसाइज़ के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं हमारे मुल्क में, जी। वो अलार्मिंग स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। और उसमें ख़ास तौर से फीमेल फ़िसाइड में जो फीमेल यानी मतलब उसमें बच्चियों की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। अच्छा। वैसे ही आबादी घट रही है, लेकिन लड़कियों की आबादी बहुत घट रही है। ये ख़ास तौर से अगर आप पंजाब, हरियाणा और ये इलाकों को देखेंगे, मेल प्रेफ़रेंस दिल्ली, है। यहाँ पे मेल फीमेल रेशियो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुँ। तो हमने कभी इस इश्यू को उठाई है यहाँ पे। और जैसे इनइक्वालिटी भी है। इनइक्वालिटी जी, है गुर्बत, और इनइक्वालिटी। ये जो औरतों पे मज़ालिम हो रहे हैं, जी, यानी रेप के वाक़यात बढ़ रहे बिल्कुल हैं, जी। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है और बहुत सारे मसले खड़े हो रहे हैं। तो उस मसले पर हमें आगे बढ़ के जी, अपनी बात रखनी चाहिए, कैसे यहाँ पे हम औरतों की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफ़ाज़त बिल्कुल। कर सकते हैं। तो बल्कि जो मेरा मानना ये है असल में कि बजाय इसके कि भई ठीक है, हमारे कुछ एक्ज़िस्टेंस के मसाइल हैं कुछ, उस पर तो हमें कोशिश करनी चाहिए और लोगों को साथ लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कॉमन इश्यूज़ हैं, हुँ, गरीबों के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, किसानों के मसाइल है, गाँव में रहने वालों के मसाइल है, अर्बन सोसाइटी के मसाइल है। ये जो ये जो इनइक्वालिटी है रिसोर्सेज़ के अंदर, वो बहुत बढ़ रही है, बहुत जी। तेज़ी के साथ में। सब्सटेंस अब्यूज़, नशा बच्चे खूब कर नशा रहे है, हैं। जी, ये सब इश्यूज़ को हमें टेक अप करना चाहिए। जिस दिन आप ये इश्यूज़ को टेक अप करेंगे, आपका कॉमनैलिटी आ जाएगी। ये जो आम देखिए इस मुल्क का आम हिंदू हुँ, ये महसूस करता है कि मुसलमानों को सिर्फ़ अपने मसाइल से दिलचस्पी है। जी, हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू, हमारा पर्सनल हमारे तालीमी इदारे, हमारे असली तालीमी इदारे, हमारे मदारिस, हमारा पर्सनल ये महफूज़ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आम इंसानी समाज जिन मसाइल से जूझ रहा है, वो मसाइल को टेक अप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस ज़माने में 5 कानून बने थे। वो कानून बनाए तो हुकूमत ने थे, लेकिन हुँ, पूरा नैरेटिव खड़ा किया था देश के अंदर, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने। एक नैरेटिव ये खड़ा किया गया था कि इस मुल्क की 70% पॉपुलेशन जो है वो गाँव और देहात में रहती है जी, और उसका उस जब और वो मज़दूरी करती है ज़्यादातर लोग और खेती-बाड़ी मज़दूरी करते हैं। कभी सैलाब आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है, तो कई दिन तक की का रोज़गार बंद हो जाता है। उस भूखे मरने लगते हैं लोग। हुँ, या कभी सूखा पड़ जाता है तो यही सिचुएशन पैदा होती है। हुँ, तो उन्होंने ये नैरेटिव खड़ा किया हुँ, कि वेलफेयर स्टेट के अंदर ये सेंट्रल की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुँ, कि ऐसे हालात में उनको रोज़गार फ़राहम करें। जी, बजाय इसके कि भीख दे, उनको कुछ चैरिटी दे, ऐसे उनके लिए रोज़गार का अल्टरनेटिव रोज़गार फ़राहम करें। चुनांचे जी, मनरेगा बना। मनरेगा और ये जो सारी स्कीम्स जो तो है। ये आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट ये जितनी हुकूमत ने फैसले किए थे, ये सब सिविल सोसाइटी के वो की कोशिशों से हुआ था। आप देखिए सिविल सोसाइटी में हम कहाँ हैं खड़े हुए? तो गोया ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्या ये मनरेगा से जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है उसमें मुसलमान नहीं है क्या? जी। आरटीआई से जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है मुसलमान हुँ, नहीं है क्या उसमें? आरटीई से जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है मुसलमान नहीं है क्या उसमें? हुँ, तो ये हमारे इश्यूज़ क्यों नहीं बन पा रहे हुँ, हैं? हम इसको क्यों नहीं टेक अप करते हैं? हुँ, तो मेरा कहना ये है कि अपनी अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा ओपन करने की ज़रूरत है। हुँ, और यहाँ के मुल्क के आम मसाइल से देखिए यहाँ के आम आदमी को ये महसूस होना चाहिए कि मुसलमान भी हमारा उतना ही बहीख़्वा है जितना कोई और हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये ये जो कोविड आया था, तो कोविड में जो माइग्रेंट वर्कर था वो कितने मसाइल फ़ेस किया उन्होंने। हुँ, जब वो लौट रहे थे बिहार की तरफ में, बंगाल की तरफ में, तो उनके लिए ना कोई सुविधा थी जाने की, पैदल चल रहे थे, भूखे, प्यासे। तो मुसलमानों ने कई जगह लंगर लगाए। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हुँ। कि भई मुसलमान भी ये काम कर सकते हैं। इवन कल मैं एक स्टोरी देख रहा था, ये जो कुंभ का पूरा हाँ, कुंभ में मिसमैनेजमेंट हुआ, तो उसमें जो पेरिफेरल रीजन्स में जहाँ मुस्लिम आबादी है, तो बहुत सारे जो कुंभ के जो उनका हाँ, क्राइसिस हो रहा था, खाने का, पीने का, रहने का, वो सारी चीज़ें, कंबल, जगह देना रहने के लिए, खाना-पीना, उसमें मुसलमान काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों का ये एक आम फ़ेज़ बनना हाँ, चाहिए।
और ये एक्चुअली जैसे लंगर का ही जो कॉन्सेप्ट है, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, ये सूफियों का दिया जी, हुआ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, और हम बिल्कुल। उसी कॉन्सेप्ट को सामने नहीं रखते। आज भी दरगाहों में लंगर, मतलब अजमेर शरीफ में जो पूरा का पूरा लंगर बनता है, वो वो देगचे का कोई स्टोरी मैं देख रहा था, वो इतना बड़ा होता है। हाँ, ये तो एक मिसमैनेजमेंट हमारा अपना भी है कि भाई हमारी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हो पाया बहुत सारी चीज़ों का, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया, एडवोकेसी, तो हम अपनी ही अच्छाई नहीं बता पा रहे हैं जो हैं भी। सही, सही है। और वो बुराई बताने वाले हमारे पूरे हर जगह हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन एक ये भी सवाल उठता है, जो काउंटर क्वेश्चन मेरे दिमाग में इमर्ज हो रहा है, कि भाई एक ज़माने में मुसलमान तो आज़ादी के बाद से ही इस साइकी का शिकार है, माइनॉरिटी साइकी का, और उसमें कि भाई वो अपनी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच में ही ऑपरेट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सेकुलर पार्टियां थी, सेकुलर मूवमेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मुस्लिम क्वेश्चन, मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ थोड़ा बहुत एंगेज कर लेते थे। लेकिन जो पिछले दिनों हमने पूरा देखा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हुआ, सीएए के बाद तो स्पेशली द लास्ट मूवमेंट, बाबरी के बाद, वो एक ऐसा मूवमेंट गुजरा सीएए का जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट आया। वो भी क्योंकि अल्टीमेटली सिटीजनशिप एक फ्रेमवर्क था, पर्सनल लॉ फ्रेमवर्क नहीं था मुस्लिम कम्युनिटी का। तो अब जब यूसीसी आ रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ रहा है, संभल जामा मस्जिद का हमने पूरा किस्सा देखा, तो वहां पे वो रिलेशनशिप बिल्डिंग फ्रॉम हुँ, द पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलर फ्रेमवर्क जो होती आ रही थी, वो भी नहीं हो रही है। मतलब एक ब्लेम हमारा अपना तो है ही, कि मतलब हम तो अपनी मुसीबतों के बहुत जिम्मेदार हैं भी, लेकिन वो लोग जो क्लेम करते हैं हुँ, हुँ। कि भाई वो जनरल पूरे हिंदुस्तान के लिए इक्वालिटी, ये वो, जो लेफ्ट ग्रुप्स हैं, लिबरल ग्रुप्स हैं, जो प्रोग्रेसिव ग्रुप्स हैं, सो कॉल्ड जो सेक्युलर ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो भी इस पूरे जो नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो एटीट्यूड मुस्लिम को नज़रअंदाज करने का जो इमर्ज हुआ, वो भी उससे है। आज भी राहुल गांधी सब बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए अपनी मोहब्बत की दुकान में कतराते हैं। देखिए, मैं महसूस करता हूँ 2 बातें हैं। एक है आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग रखिए और हम्म, सिविल सोसाइटी को अलग रखिए। हम्म, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में, वो हर चीज़ को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जी। वो ये महसूस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अगर ये वो इस पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें कि भई हर आदमी की कंसर्न को हमको उठाना चाहिए, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक जनरल कांसेप्ट है। लेकिन ये देखा जाए कि किसके साथ खड़े होने से हमको इलेक्टोरल बेनिफिट्स मिलते हैं, किसके साथ खड़े होने से हमको इलेक्टोरल बेनिफिट्स के खिलाफ बात हो जाती है। मतलब हम्म, हमारा हमको मिलने वाले वोट अफेक्टेड हो जाते हैं। हम्म, तो वो ये महसूस करते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ अगर हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं उनके इश्यूज़ के ऊपर में, तो हमको मुस्लिम अपीज़मेंट का हम पर इल्ज़ाम लगता जी। है। और हमको ये बताया जाता है कि ये है वो लोग जो मुसलमानों को के नाज़ नखरे बर्दाश्त करते रहे हैं और उनका वोट लेते रहे हैं, आम पर्सपेक्टिव में बात नहीं करते हैं। तो अब ये इतनी ताकत और क़ुव्वत से बीजेपी ने इसको पेश किया है कि वो सब उससे मुतासिर हो गए हैं एक हद तक के। हम्म, और ये महसूस करते हैं कि अगर हम मुसलमानों के साथ उनके इश्यूज़ साथ आइडेंटिफ़ाई होंगे, तो हम पे मुस्लिम अपीज़मेंट का इल्ज़ाम लग जाएगा। हम्म, फिर दूसरी बात उनको ये महसूस होती है कि बीजेपी का हवा इतना खड़ा हो गया है पूरे मुल्क में कि मुस्लिम वोट तो हमको मिलना ही मिलना है। हम्म, तो उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत क्या है? हम्म, उनके साथ जाने की क्या ज़रूरत है? बीजेपी का जितना खौफ़नाक चेहरा सामने आएगा, उतना ही मुस्लिम वोट हमारी तरफ टिल्ट होगा। हम्म, इसलिए अब वो मुसलमानों के इश्यूज़ पे खुलकर बात नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, जब ये यूसीसी का इश्यू आया था और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी खुद प्रधानमंत्री ने कई जगह अपनी तकरीरों में कहा कि एक देश के लिए कानून होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस वक्त हम लोगों ने खरगे साहब से मुलाकात की जी। और उनके सामने ये बात रखी थी कि भाई देखिए कांग्रेस पार्टी को इस मामले में आगे आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारी वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये फैसला किया है कि पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तो सामने आया, यूसीसी पे क्या बात हो रही है। तो मैंने कहा जब आप यूसीसी के ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो गोया आप इसको मान के चलते हैं कि यूसीसी का आना चाहिए। बनना जी, चाहिए। जी। तो यही अप्रोच गलत है आपका। हम्म, हमारा कहना ये है कि इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री के अंदर यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये यूसीसी हो या खुद राम मंदिर का इश्यू हो, ये सब चीज़ों में कांग्रेस के हाथ भी कोई धुले हुए नहीं हैं। हम्म, कांग्रेस का भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। हम्म, भई जब तक के इंदिरा गांधी के ज़माने में भी, उससे पहले भी बार-बार ये धमकी दी जाती रहती कि यूसीसी लाना है, यूसीसी हम्म, लाना है। तो या राम आपने ग राजीव गांधी ने खुद अपनी हम्म, कैंपेन का
शुरुआत जो है वो अयोध्या से की थी और ये भी कहा था कि हम यहाँ पे मंदिर बनेगा, मतलब ये कि तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में खुद बाबरी मस्जिद का इशू आप देखिए, 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियाँ किसके दौर में रखी गई, शिलान्यास किसके दौर में हुआ, ताला किसके दौर में खुला, डिमोलिशन के वक्त किसकी हुकूमत थी सेंटर के अंदर, तो कांग्रेस के हाथ तो पूरी तरह इस मामले में साफ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में पॉलिटिकल पार्टीज ये महसूस करती है कि मुसलमान जाएंगे कहाँ पे। एक बार जब 92 में कम्युनल राइट हुआ था बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में, बॉम्बे में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, खासी मुसलमान मुतासर हो गए थे। उस मौके पर वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी, तो वज़ीर आला से मुलाकात के लिए मुसलमानों का वफ़द बार-बार कोशिश कर रहा था, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ से एक आदमी को भेजा गया यहाँ पे और ये कहा गया कि जाके अहमद पटेल साहब से मुलाकात कीजिए और उनसे कहिए कि भई कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, हमारा वोट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगी पार्टी। तो उन्होंने आके इस तरह की बात की अहमद पटेल के सामने। तो अहमद पटेल ने कहा कि देखो इस तरह की बात मत कीजिए, इस तरह की धमकियाँ मत दीजिए हमको। जब इलेक्शन आएगा ना तो मुसलमान लाइन में लग के वोट देगा हमको, ये धमकियाँ मत दीजिए हमको। तो मतलब ये है कि जब वो ये महसूस करते हैं कि भाई अगर कोई मुसलमान ये कहते हैं भाई ये काम आप करेंगे तो ठीक है और नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे और फिर अमल करके दिखा दें तो शायद लोगों का रवैया ठीक हो जाए। लेकिन हमको ये डर लगता है कि अगर हमने ऐसा किया तो बीजेपी आ जाएगी। तो बहरहाल ये इस डिलेमा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस पे हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि वेलफेयर पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में, बट उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि जस्ट आफ्टर वक्फ बिल एक जो नया, क्योंकि हमेशा से जो बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स है मैं उसको शॉक पॉलिटिक्स समझता हूँ कि वो आपके सामने आपको एक रिदम देती है, आपके सामने एक मसला खड़ा करती है, उसमें जब आप रिस्पॉन्स स्टेट में आते हैं उतने में एक नया मसला खड़ा कर देती है, फिर आप अपनी रिसोर्सेज को इधर ले आते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जस्ट आफ्टर वक्फ संभल के केस में हमने देखा कि इस तरह से सर्वे हुआ, चंद्रचूड़ का जो पूरा पुराना जजमेंट है जिसमें उन्होंने सर्वे इधर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें अलाउ किया, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो उसके बाद एक पूरा नया डिबेट खड़ा होता है बाबरी के टाइम पे। ये नहीं तो कि भाई बाबरी तो सिर्फ एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, 3 नहीं तो 3000, और वो 3 नहीं तो 3000 से 30 साल में 36,000 बन गए। हमने लिस्ट भी देखी सर्कुलेट होती हुई कि उन्होंने हर स्टेट में लिस्ट भी बना रखी है। तो जब लोगों को लगता था कि भाई एक ज़माने में कि भाई बाबरी दे दो चले भी जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स परपेचुअल है। वो उन्होंने हर जगह पे, अजमेर शरीफ में, आप दिल्ली की जामा मस्जिद में एक नेवर एंडिंग फार्मूला क्रिएट कर दिया है कि जहाँ पे हर पोटेंशियल तारीखी मस्जिद, चाहे वो फेमस हो चाहे वो छोटी सी हो, उसके अंदर एक मंदिर है। तो ये जो पॉलिटिक्स है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और जबकि हम वक्फ के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो हमें किस तरह से इस पोजीशन को रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि अब सिर्फ ये नहीं है कि भाई प्रॉपर्टीज जो आप एक जिसे कहते हैं बैकग्राउंड में काम हो रहा है, एक फोर फ्रंट पे जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, जहाँ आपकी तारीखी कल्चरल सेंसिटिविटीज इमीडिएटली जुड़ी हुई हैं, उनको भी वो इमीडिएट टेक ओवर करने को और उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए और उससे एक कम्युनल माहौल तैयार करने के लिए उन्होंने पूरा एक रेसिपी तैयार कर ली है। देखिए असल में ये बीजेपी ये महसूस करती है कि मुसलमानों के सेंसिटिव पॉइंट्स क्या हैं, जिसको अगर हमने छेड़ा या उस पर अटैक किया तो ये कम्युनिटी एकदम से बिफर जाएगी और उसी को हम कैश करेंगे इलेक्शन के अंदर, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा करेंगे। उनको राम मंदिर की तहरीक चलाई उन्होंने, बाबरी मस्जिद का इशू खड़ा किया। हालांकि आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के इशू में पहली बार आरएसएस बीजेपी 86 में आई है, इन्वॉल्व हुई है जी। उससे पहले तक इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन्होंने पहली बार बीजेपी ने 86 या 87 में अपनी वर्किंग कमेटी के अंदर रेजोल्यूशन मंजूर किया और उसके बाद फिर वो आपके सोमनाथ से अयोध्या तक का एक रथ यात्रा निकाली गई। लेकिन जाहिर है कि ये पूरा इशू खड़ा हुआ था कांग्रेस के ज़माने में, लेकिन बीजेपी को ये महसूस हुआ कि ये इशू से हम हिंदू मुस्लिम इशू खड़ा करके हम हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को कैश कर सकते हैं। उन्होंने उसको देखा, उसका उनको डिविडेंड मिला जो भी शक्ल में, लेकिन उसमें उस डिविडेंड के अंदर पूरी तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि कांग्रेस का जुर्म भी कम नहीं है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद का ये इशू चल रहा था और कल्याण सिंह की हुकूमत थी वहाँ पे,
जी। और बड़े पैमाने पर कारसेवक जब जमा हो रहे थे अयोध्या के अंदर, तो मुसलमानों का एक वफ़द, एक पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में तमाम मुस्लिम तंजीमों ने एक 5 दिसंबर को नरसिम्हा राव साहब से मुलाकात की थी अच्छा, जी। और ये कहा था कि भई देखिए इतने बड़े पैमाने पे कारसेवक आ रहे हैं, मस्जिद को नुकसान पहुँच सकता है। तो प्रधानमंत्री ने ये एश्योर किया था मुसलमानों को कि मस्जिद का बाल भी बेका नहीं होने दूँगा। हमने सेंट्रल फोर्सेस लगा रखी है, कोई नुकसान नहीं होगा मस्जिद को। जब दूसरे दिन मस्जिद डिमोलिश हो गई, फिर वफ़द गया मिलने के लिए। हुँ, तो नरसिम्हा राव आए मिलने के लिए और बड़े गमगीन, मलूल अंदाज़ में बैठे, मेरे साथ धोखा हुआ, हुँ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। तो हमारे साथ तो जो लोग थे, ख़ास तौर से बनात वाला साहब, वो बहुत खड़े हो गए और कहने लगे, प्रधानमंत्री विश्वासघात तो आपने हमारे साथ किया। कल यहीं पे आपने ये कहा था कि हमारी सेंट्रल फोर्सेज़ रखी हुई है और एक ईंट को धक्का नहीं हुँ। लगेगा। आप मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था अच्छा, मौजूद, जी। लेकिन मैं उसका पार्ट था उस वक़्त जी, जी, का। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मौके पे जितनी बड़ी तल्ख़ गुफ्तगू हुई है वहाँ पे, हुँ, मुसलमानों की तरफ से जो जिन लोगों ने बात की और वो ये कह के आ कि भई अब देखिए हमको तो आप पर कोई विश्वास बात नहीं रही है। हुँ। ये बात आपको मालूम चाहिए जिस वक़्त बागमती की मूवमेंट चल रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट को मूव किया था जी, पार्लियामेंट में। बल्कि उससे पहले 1-2 साल पहले से ये हाँ, पूरा चल रहा हाँ, था। चल रहा जी। था और ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट के अंदर सबने यूनानिमसली इसको मंज़ूर किया था, इंक्लूडिंग बीजेपी। हुँ, हुँ। और वो ये कहा गया था कि बाबरी ये राम मंदिर आखिरी इशू है, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया था कि भाई इस पे लिटिगेशन चल रहे हैं, इसलिए इसको शामिल नहीं हुँ, करते हैं, एक्सेप्शन रखा गया इसको उसमें। एग्ज़म्प्ट कर देते हैं, हुँ, बाकी सब हुँ, जितने भी ये कहा गया उसमें हुँ, कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हुँ, जैन मंदिर हो, बुद्ध मंदिर हो, हुँ, ये जिस इबादतगाह की जो पोज़ीशन बाकी थी, वो अला हाल ही बाकी रहेगी। हुँ, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खड़ा हुआ और जब वहाँ के लोअर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया, हुँ, तो हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पे जो जजमेंट दिया है, 19 पेजेज़ में जी। इसको डिफेंड किया हुँ, और ये कहा कि बाबरी मस्जिद ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं खड़ा होगा, ये कानून मौजूद है। जब हम गए इसको लेकर, यही जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जिन्होंने ये फैसला लिखा है हुँ, बाबरी बाबरी मस्जिद का, वाला, जी, वो कहते हैं कि सर्वे में क्या कबाहत है? जी। इसका वो नेचर थोड़ी चेंज हो रहा है मस्जिद का। सर्वे में वो जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या है, वो है, तो सर्वे में कोई कबाहत नहीं है। तो उन्होंने लोअर कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं किया। तो यहीं से कंप्रोमाइज़ शुरू हुआ। हुँ, बल्कि क्या आप ये भी कह सकते हैं कि जो 91 में या 92 में जो लॉ पास हुआ, उसमें बाबरी को एग्ज़ेम्पशन में रखना, क्योंकि लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी चीज़ जब एग्ज़ेम्पशन हो जाती है, कल को आपने साबित कर दिया पॉपुलिस्ट जिसे कहते हैं लीगल सैंक्शन के थ्रू, कि वहाँ पे भी वही जो जजमेंट है बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ये साबित तो नहीं किया जा सकता कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी, लेकिन क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट ये है और देश के हालात को सस्टेन रखने के लिए उसका मफहूम ये है कि भाई इस लॉ का इस तरह यहाँ पे मस्जिद की जगह मंदिर बननी चाहिए, और वो पास कर दिया गया। तो वो जो एक मैसेजिंग गई कि भाई जब यहाँ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, तो क्या वो एग्जेम्पशन अपने आप में उस टाइम पे जब हम लोग देख रहे थे लॉ बनते हुए, तो मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम गिरोह वो फोर्सी नहीं कर पाए, या फिर इवन सेकुलर पार्टीज भी फॉर एग्जांपल जो उस लॉ को बनने दे रही थी कि वो एक्सेप्शन, कल को जिसको चंद्रचूड़ ने सर्वे के नाम पे फिर वो अब सारे खुल गए, तो क्या हमसे थोड़ी सी कोताही हुई? देखिए, असल में एक कोताही और हुई है जिसको जी, मैं चाहता हूँ कि वो सामने आना चाहिए। बाबरी मस्जिद के मसले पर हमारा एक एक कंसिस्टेंट स्टैंड था जी, कि इस मसले का फैसला 2 तरीकों से हो सकता है। जी, या तो बातचीत से मसले को हल किया जाए या जी, अदालत से मसले को। और हमारे तरफ से दानिस्ता या नादानिस्तागी में एक बात ये कही गई कि फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट ऑन दिस इश्यू विल बी एक्सेप्टेबल टू अस। हम्म, फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट। हमारे लोगों को ये कह सकते हैं कि वो सादालोई में थे, वो ये समझ रहे थे कि भई तमाम सबूत हमारे पास में हैं, जी, लैंड रिकॉर्ड हमारे हक में है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे हक में है, जी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे हक में हैं, हम्म,
गवाह हमारे हमने हम्म, पेश किए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की फाइंडिंग में भी कोई चीज़ नहीं मिली है। हम्म, तो ये सब चीज़ों के बुनियाद पर अदालत फैसला हमारे हक़ में ही देगी। हम्म, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उसको छोड़ दीजिए, 3 मेंबर बेंच का जो फैसला हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पहली पहली फाइंडिंग उसकी पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि कहा कि हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। जी, ये जो पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी वो तो यही थी ना जी, कि रामलला के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जी, तो उसको किस उसको खत्म कर दिया सुप्रीम हाँ, कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स में जो तत्व मिले हैं और शेष मिले हैं, वो भी बाबरी मस्जिद बनने से 400 साल पहले के हैं। जी, फिर ये भी कहता है कि यानी 22 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई, जिसको लोग कहते हैं प्रकट हुआ, जी, जो मूर्तियां रखी गई वो इलीगल एक्ट था, जी, गैर कानूनी काम था, जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था। जी, फिर ये भी कहता है कि 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद की शहादत भी हुँ, गैर कानूनी काम था, हुँ, एक शर्मनाक घटना थी। हुँ, इसके बाद ये कहता है कि लेकिन हिंदुओं का भी दावा है कि यहाँ रामलला पैदा हुए थे, इसलिए उनको सैटिस्फाई करने के लिए ये ज़मीन उनको दे दी जाए मंदिर बनाने के लिए, और मुसलमानों को कहीं दूर 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। तो ये जजमेंट क्या है ये? हिंदुस्तान की पेशानी पे एक बदनुमा दाग है कि आप सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला देगा, इंसाफ के बजाय आप इस तरह का फैसला देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए उस मौके पे दूसरा फरीक क्या कह रहा था? हिंदू फरीक कह रहा था जजमेंट अगर हमारे हक में आएगा तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, नहीं आया तो अनएक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि शरीफ हिंदुस्तानी को यही बात कहनी चाहिए थी कि भई अदालत पर हम विश्वास रखते हैं। लेकिन अदालत ने हमारे साथ विश्वासघात जी, किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। बहरहाल एक बात तय है कि बाबरी मस्जिद के फैसले से अगर अल्टीमेटली आप देखेंगे, जो धांधली हुई, जो नाइंसाफ़ी हुई अपनी जगह पे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ एस्टेब्लिश हो गया। हमने ये बात कही थी कि मस्जिद किसी भी नाजायज़ ज़मीन पे नहीं बन सकती है। जी, मस्जिद किसी और की इबादतगाह पे नहीं बन सकती है। मस्जिद किसी की ज़मीन को हथिया कर नहीं बन सकती है। मस्जिद के लिए वो ज़मीन का यानी वो ज़मीन हमारी मिल्कियत में होनी चाहिए, तभी आप मस्जिद बना सकते हैं। हुँ, ये बात हम कहते रहे। लेकिन वो चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है अदालत के ज़रिए, फैसले के ज़रिए से। हुँ, और ये भी एस्टेब्लिश हो गई कि मस्जिद में मूर्तियाँ भी धांधली से रखी गई, और मस्जिद में को डिमोलिशन भी गलत तरीके से किया गया, और मस्जिद पे जो कुछ किया गया बाद में वो सब गलत था। ये हुँ। बात तो इस फैसले ने भी एस्टेब्लिश कर दी। लेकिन बहरहाल ये अल्टीमेटली आपको मस्जिद को आपके हाथ से निकल गई। तो जब हम वक्फ बिल को और बाबरी का जो फैसला है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तीनों को सामने रखते हैं, तो आपने जो बताया कि भाई किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करना अलाउ करा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये जानने के लिए। अब ये जो पूरा का पूरा निज़ाम है कि भाई हर वक्फ प्रॉपर्टी को अब कोई भी क्लेम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आप अभी ये भी क्लेम नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था, सिर्फ ये क्लेम करना चाहते हैं कि ये ज़मीन कॉन्फ्लिक्ट में है और आप सिर्फ जाके केस कर दें, तो एक तो वहाँ पे उसका एज़ वक्फ एक्ट होना जब तक सॉल्यूशन नहीं होता तब तक रुक जाएगा। लेकिन उस सर्वे में सर्वे ऑफिसर या वो जिसको भी वो हमने देखा पूरी केस में संभल के में भी देखा, वो कल को ये क्लेम कर सकता है इसके नीचे मंदिर था अपनी फाइंडिंग्स में। तो जब तक वो क्लेम करने के बाद वो जो 2 तरीके हैं छीनने के, एक तो एनक्रोचमेंट है, गवर्नमेंट जो कह रही है गवर्नमेंट की ज़मीन है। दूसरा ये है कि भई आप इस तरीके से इनको छीन लें। तो उसमें जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्ज़िस्ट करता है, तो उसमें फाइनली ये स्टेटस चेंज नहीं हो सकता। तो ये दोनों लॉज़ एक तरीके से क्या कंप्लीटली इंटरट्वाइन्ड है एक लार्जर जो गोल है कि भई आपकी हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों, जिनको परपेचुअल के भई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के भी इलेक्शन में कि आज की डेट में नेशनल लेवल पे हिंदुत्व है या फिर आरएसएस है या बीजेपी है जो एंटी मुस्लिम है, फिर वो स्टेट के लेवल पे सीप हुआ। गुजरात हालाँकि एक मॉडल था, फिर नेशनल, फिर स्टेट, कि अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी और म्युनिसिपैलिटी और हर लेवल पे वो लॉजिक परपेचुअली आउटप्ले करता रहे। देखिए असल में एक बात और है, एक इंटरप्रिटेशन ये भी करने की कोशिश की जा रही है कि भई ये कहा गया है उस कानून में 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोज़ीशन थी वो आला हाल ही बाक़ी रही। हुँ, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सर्वे के ज़रिए से 15 अगस्त 1947 को उस इबादतगाह की असल पोज़ीशन क्या थी? क्या थी? हुँ,
अगर वो सर्वे के ज़रिए से ये निकल के आ रहा है कि वो असल पोज़ीशन मंदिर था, आपने गलत तरीके से मस्जिद बनाई उसके ऊपर में, हुँ, तो वो उसी चीज़ को प्रिवेल करना चाहिए, पिछली हुँ, चीज़ को। लेकिन इस पर एक और पहलू से बात होनी चाहिए। देखिए 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उससे पहले इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी, जी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी या उससे पहले बादशाहत थी। तो अब हिंदुस्तान में कौन-सा कानून प्रिवेल करेगा? 15 अगस्त 1947 के बाद का कानून प्रिवेल करेगा हुँ, या उससे पहले का कानून प्रिवेल जी, करेगा? हो सकता है मिसाल के तौर पे अगर कल को और इसका इम्कान है बिल्कुल कि बहुत सारे बुद्धिस्ट खड़े हो जाएँ, हुँ, ये कहें कि ये मंदिर हमारे ये बौद्ध बौद्ध विहार को तोड़ के बनाया गया। हुँ। जो तारीख़ में बहुत जगहों पे ऐसा रिकॉर्ड भी हुआ हुआ है, है। जी, ये तो रिकॉर्डेड फैक्ट है। जी, जी, तो क्या आप पूरे मुल्क की खुदाई करवाएँगे क्या? जी, क्या पूरे मुल्क में सर्वे करवाएँगे क्या? क्या यही जो आपने यहाँ कुछ किया है बाबरी मस्जिद के मसले में हुँ, या बाकी जगह कर रहे हैं आप, तो क्या ब अपने बहुत बड़े-बड़े मंदिरों उड़ीसा का जो मंदिर है, उसके बारे में भी ये क्लेम करते हैं बुद्धिस्ट। और भी कई बड़े-बड़े मंदिरों के बारे में बुद्धिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा बुद्ध विहार था जो तोड़ के मंदिर बनाया गया। हुँ, तो फिर क्या करेंगे? जैन बहुत सारे जैनिज़ ये क्लेम करते हैं कि हमारे जैन मंदिरों को तोड़ के जो है हिंदुओं के मंदिर बनाए गए। हुँ, तो फिर क्या होगा? तो ये असल में ये जो बीजेपी या आरएसएस या हिंदुत्व ग्रुप जो है वो आग से खेल रहा है जी, और इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा इस मुल्क के अंदर जी, अगर इसको रोका नहीं गया तो। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक्सप्लिसिटली उसको वो करना चाहिए, हुँ, डिज़ाइन करना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को जो एपरेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो नज़र आ रहा है वही माना जाएगा। हुँ, बजाय इसके कि आप पीछे क्या था और उसके नीचे क्या था और उससे पहले क्या था और तारीख में किस वक़्त क्या था, इसको देखने की कोशिश जो है वो गलत है। हुँ, जैसे कि तारीख को वो तो आप वहीं तक क्यों महदूद रखेंगे? मुगलिया दौर तक, उससे हुँ, पहले क्यों नहीं जाएँगे? हुँ। मुसलमानों के दौर से पहले क्यों नहीं जाएँगे? जी, वो फिर एवरलास्टिंग एवरलास्टिंग चीज़ आर्गुमेंट है। है। जी। तो मेरे ख़्याल से ये एक इश्यू है जिस पर बात होनी चाहिए हुँ, कि अगर आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट को उस तरह नाफ़िज़ नहीं करते जिस तरह को डिफ़ाइन किया गया है जी। और उसमें भी आप लूपहोल तलाश करने की कोशिश करेंगे, हुँ। तो आप मुल्क के इंटीग्रिटी के साथ में, मुल्क की उसके साथ में खिलवाड़ करेंगे। आपने अभी एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले बाबरी मस्जिद के जो हमारी पब्लिक मैसेजिंग है उसके हवाले से कि हमने अपनी जो फाइनल अथॉरिटी थी, अपना फाइनल जजमेंट था, ये बोल दिया कि भई जो भी जुडिशियल अथॉरिटी जजमेंट लेगी हम उसे कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं करेंगे, उसके खिलाफ अपना कोई भी प्रोटेस्ट प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो आज एक सिमिलर माहौल उठकर आ रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ के हवाले से और अभी भी जो पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग हुई पिछले गुजरे दिनों उसमें एक तनकीद ये भी आ रही थी कि भाई फिर से यही बोला गया कि भाई हमारा जो कंप्लीट डिपेंडेंस है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। ऑफ कोर्स वो होना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में होना चाहिए, बट उसकी ऑल्टरनेट मेथडोलॉजी क्या है कि भाई आपका सिविल सोसाइटी, आपकी पब्लिक स्पेस, आपकी पॉलिटिक्स वो कैसे इंश्योर करेगी कि जो फैसले हमें ये तो इतना तो हमें पता चल गया कि पिछले 10 साल में 12 साल में कि भाई इवन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में ऑपरेट करते हैं। सही है, तो सही इस है। कॉन्टेक्स्ट में अब पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको हम लोग ऑलरेडी क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि भाई जो मुहाफिज थे हमारी इस तरह के इश्यूज के और वो मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कि भाई वो अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल भी बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम अनसक्सेसफुल भी हुए। तो अब ये जो नए एक्ट्स आ रहे हैं और उसमें चाहे वो यूसीसी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्फ इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्या मेथोडोलॉजी रहने वाली है कि भाई हम इन इश्यूज से अपने फेवरेबल सर्कमस्टांसेस के लिए एंगेज करें। देखिए असल में अब हमने पिछली तजुर्बात से सबक लेते हुए कई बातें तय की हैं। पहली बात तो हमने जैसा मैंने अर्ज़ किया था पहले कि कोशिश ये की है कि अपनी लड़ाई सिर्फ़ अकेले नहीं लड़ेंगे। जी। ऐसे बहुत सारे मुल्क में लोग हैं जो हमसे ज़्यादा एग्रीव्ड हैं, हुँ, परेशान हाल हैं अपने इश्यूज़ में, उनको साथ लेंगे। फिर ऐसे इंसाफ पसंद लोग भी बहुत सारे हैं, चाहे वो अपर कास्ट में भी होंगे और हुँ, जगह भी होंगे। ऐसे लोगों को भी साथ लेंगे सिविल सोसाइटी से। और तीसरी चीज़ ये कि हम एक तो ये कि इनको साथ लेके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएँगे, नंबर जी, 1। नंबर 2 हमने ये बात तय की कि भई हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, जितने डेमोक्रेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जी, उन सब का इस्तेमाल करेंगे। वो धरना भी हो सकता है, हुँ, वो जुलूस भी हो सकता है, वो रैली भी हो सकती है,
वो गिरफ्तारियां भी हो सकती है, वो एक लंबी मूवमेंट भी हो सकती है, जी जो जैसा कि किसानों ने चलाई थी 1 जी साल जी तक यहाँ पे, ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है। ये सब फैसले किए गए हैं पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी। उसके बाद फिर हमने ये भी तय किया है कि कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। सिर्फ कानूनी लड़ाई यानी अदालत की लड़ाई तक बात महदूद नहीं है। बाज़ लोगों के यहाँ ये है कि अदालत की लड़ाई तक हम बात रखेंगे। लेकिन हमने तो ये बात कही है पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि जितने डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा अब तक के कि हम सिर्फ अदालत पर इन्हिसार कर बैठे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि बार-बार हर कुछ महीनों में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र आ जाता है और आपने भी थोड़ी देर पहले उसका ज़िक्र किया। ये जो लीगल यूनिफ़ॉर्मिटी और लीगल प्लूरलिज़्म के बीच की लड़ाई है कि भई एक पर्टिकुलर सॉवरेन टेरिटोरियल नेशन में कौन-सा जो लॉ है वो नाफ़िज़ होगा और उसके अंदर एक पूरी एक बहुत नुआंस्ड डिबेट है। तो अभी हमने पिछले गुज़रे दिनों में देखा कि भई उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। तो आप क्योंकि उस मुद्दे से टॉपिक से एंगेज्ड रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर क्योंकि हमेशा ये बोला गया कि भई अगर यूसीसी होगा ऑन पेपर बताइए कैसा होगा। तो ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भई एक ऑन पेपर, एक ड्राफ्ट नहीं, एक लॉ की तरह वो शक्ल में आया है। तो हो सकता है ये टेम्पलेट भी बने एक लार्जर यूसीसी का। तो इसमें आपने क्या देखा कि भई जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है एज़ अ लॉ, वो किस तरह मैनिफेस्ट कर रहा है और क्या उसमें कुछ एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम एलिमेंट हैं? देखिए, असल में हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, हिंदुस्तान किसी एक धर्म विशेष का मुल्क नहीं है, जी, किसी एक जाति विशेष का मुल्क नहीं है, जी, किसी एक कल्चर विशेष का मुल्क नहीं है। ये मुल्क जो है एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी जी, लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। जी, तो यहाँ पर ये कहना कि सबके लिए, ख़ास तौर से इन मामलात में निकाह, तलाक, विरासत, एक ही कानून ऑपरेट करेगा, बिल्कुल अ, यानी मतलब ये गलत बात है। ये मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371, इसमें आपके मिज़ोरम को और नागालैंड को, स्पेशल उनको ये स्पेशल वो दिया गया प्रोविज़न कि हिंदुस्तानी हुकूमत कोई भी कानून वज़ा करेगी तो ट्राइबल्स के जो 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 पर्सनल लॉज़ हैं उनको सुपरसीड नहीं करेगी। जी, क्यों? जब आपने एक एग्ज़म्पशन दे रखा है ट्राइबल्स को, कि इसकी वजह यही है कि भई हमारे मुल्क के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वो हर डाइवर्सिटी, हर आइडेंटिटी अपने आप को इंटैक्ट रखना चाहती है। तो मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि अगर इस मुल्क के लिए आप एक ज़बान का फ़ैसला कर दें, पूरे मुल्क में एक ही ज़बान बोलनी चाहिए, तो क्या होगा? अगर आप ये फ़ैसला कर दें कि पूरे मुल्क के लोगों का एक ही कल्चर होना चाहिए, सभी लोग धोती पहनने चाहिए, सभी लोग जो है वो टर्बन लगाने चाहिए, तो क्या होने वाला है? तो या आप ये फ़ैसला कर दें कि सब लोगों का धर्म एक ही होगा, अलग-अलग धर्म नहीं हो सकते। तो जब ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा जो 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 रस्म और रिवाज है, वो भी इस मुल्क में हर थोड़ी देर के बाद में बदल जाते हैं। तो रस्म और रिवाज जो है, उस बहुत सारे रस्म और रिवाज ऐसे हैं जिनको मजहबी सैंक्शन भी हासिल है। जी, मिसाल के तौर पे मुसलमानों का मामला है, जो हमारा निज़ाम तलाक का और शादी का, निकाह तलाक, विरासत का ये कानून जो है, ये पूरा कुरान मजीद से और अहादीस से ड्राइव्ड है। तो ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आर्टिकल 25 और 26 में ये जो आज़ादी दी है फंडामेंटल राइट के हैसियत से कि आपको अपने मज़हब पर चलने की, उसकी तबलीग की, उसकी इशाअत की, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करने की आज़ादी हासिल होगी, तो उसका मतलब क्या है? तो आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाके उसको कैसे सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो यूनिफ़ॉर्मिटी की जो बात आप कहते हैं, यूनिफ़ॉर्मिटी का मामला ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसमें ये बात कही गई है। वो बात इस बात की पाबंद है कि ये कोई मैंडेटरी कानून नहीं है जी, कि हुकूमत कानून लागू देगी, बल्कि ये बात इस बात के इसके ताबे हैं कि हुकूमत उसके लिए कंसेंसस बिल्ड करेगी। जी, तमाम कम्युनिटी के दरमियान, तमाम तबकात के दरमियान, तमाम कल्चरल एंटिटीज़ के दरमियान में इस बात पे कंसेंसस हो जाए, एनफोर्स नहीं कर सकती। इन्फोर्स नहीं कर जी, सकती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्टिकल 44 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता है कि पूरे मुल्क में आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करिए। जी, स्टेट से नहीं। स्टेट से नहीं कहता है। तो ये कैसा शुरू हो गया कि आप स्टेट के ज़रिए से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप उसमें एग्ज़म्पशन कैसे दे सकते हैं? अगर वो यूनिफ़ॉर्म कानून है, तो सब पे अप्लाई होना चाहिए। आपने वहाँ पे उनको ट्राइबल्स को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया उसमें जी, से। तो ये पूरा कानून जो है वो इल्लीगल है।
यानी गैर कानूनी कानून है कि उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर है, नंबर हुँ, 1। नंबर 2 देखिए हमारे मुल्क में एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जी, जो ये कहता है कि अगर 2 मियाँ-बीवी मुसलमान हैं, दोनों फ़रीक, उन पर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नाफ़िज़ होगा। हुँ, तलाक के मामले में निकाह के मामले में, तलाक के मामले में, विरासत के मामले में, हिबा के मामले में, जी, कस्टडी के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में और वक़्फ़ के मामले में। ये वो कानून में कहा गया। जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है जी, इस वक़्त में। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बना, लेकिन उसको उसको आज़ाद हुकूमत ने मान लिया उस कानून को। तो एडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया। तो एक कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ कानून है, हुँ, कोई स्टेट उस हुँ, कानून को कैसे सुपरसीड कर सकती है? हुँ, हाँ भाई, आप कह सकते हैं कि भाई कंकरेंट लिस्ट के अंदर पर्सनल लॉ का कानून बनाने का इख्तियार स्टेट को हासिल है। लेकिन स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो सेंट्रल लॉ से कन्फ्लिक्ट हो। जी, तो ये इस पहलू से भी आप ये देखेंगे कि ये जो यूसीसी का कानून है, हुँ, वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से टकराता है, हुँ, फंडामेंटल राइट से टकराता है। तो ऐसा कोई भी कानून इस मुल्क के अंदर नाफिज नहीं हो सकता है जो सेंट्रल लॉ से टकराए या सेंट्रल यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क से टकराए। हुँ, दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये जो बात कही जाती है कि सबके शादी-ब्याह के मामलात में, रसूम-व-रिवाज के मामलात में सब कम्युनिटीज़ को एक फ्रेमवर्क में आना चाहिए। हुँ, जब आपने हिंदू कोड बिल लागू किया इस मुल्क में, हुँ, आप उसके अंदर देखिए उठाकर, क्या हिंदू कोड के बिल के जितने प्रोविजंस हैं सबके लिए यूनिफ़ॉर्मली बनाए गए हैं? आपने उसमें बहुत सारे एग्ज़म्पशन दे रखे हैं। जी, वहाँ पे भी खूब एग्ज़म्पशंस। बहुत सारे एग्ज़म्पशन दे रखे हैं। हुँ, तो आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, हुँ, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, हुँ, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ है, वहाँ पे कोई एक हुँ। कानून नाफ़िज़ ही नहीं हो सकता। बल्कि लीगल स्कॉलर्स कोडिफिकेशन वर्सेस यूसीसी के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं कि भाई जो हिंदू भी बोलता है कि भाई हमारा तो लॉ पहले से ही यूनिफॉर्मिटी हो गई है, कोडिफाई हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं हुआ है कि यूनिफ़ॉर्म मतलब। नहीं है। जी। शरीयत आप हिंदू कोड बिल में यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है। जी। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु में मामू हिंदुओं में मामू की शादी जी, अपनी भांजे से भज्जियों हो से सकती होती है, है। जी। यहाँ नहीं हो सकती है, जी। नॉर्थ इंडिया के अंदर। जी। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़म्पशंस मौजूद है उसके अंदर। हुँ, तो जब आप हिंदू कोड बिल को भी यूनिफ़ॉर्म नहीं बना सके, तो हुँ, आप पूरे मुल्क के लिए सब लोगों के लिए एक कानून कैसे बना सकते हैं? जी। और ये भी लीगल स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि भाई ज़्यादातर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो भी कोडिफाई हो चुका है, बहुत कम एक हिस्सा है जो उसका कोडिफाई नहीं हुआ है। देखिए, असल में कोडिफ़ाइड को अगर उस तरह से आप कहेंगे हिंदू कोड बिल की तरह से, उस तरह से कोडिफ़ाई नहीं है। हुँ, इसमें ये कहा गया है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है हुँ, 1937 का, उसमें ये कहा गया कि अगर 2 फ़रीक मुसलमान हैं, हुँ, तो उन पर निकाह, तलाक, विरासत, हिबा, कस्टडी और वो 4-5 पॉइंट है और उसके बाद इनहेरिटेंस और वक़्फ़, इन मामलात में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नाफ़िज़ होगा। हो गया। जी। और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट वो जो कुरान सुन्नत से डिराइव्ड है। जी। यहाँ तक हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है कि शरीयत के मामलात में या किसी भी रिलीजियस मामलात में हम रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट नहीं करेंगे। हुँ। जो इंटरप्रिटेशन उनके स्कॉलर्स का होगा हो उसी को चुका कबूल है उसी करेंगे। को। लेकिन एक बहुत बड़ा जो क्रिटिसिज्म आता है यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में वो ये आता है कि ये जो मुस्लिम कौम है या कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। वो जेंडर जस्टिस को लेके, इक्वालिटी को लेके, इनहेरिटेंस में ये जो कमाम तमाम जो इश्यूज़ हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कि बहुत सारी मुसलमान औरतें भी ये ट्रिपल तलाक के मसले में चाहती थी कि भई उसमें कोई डिफरेंट तरतीब हो, शरीयत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो कहीं न कहीं क्या मुसलमान जब अपने ही, क्योंकि ट्रिपल तलाक के मसले में तो ये बात वाज़ेह है कि भई सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के बाकी जगहों पे ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, वो उस तरह एग्ज़िस्ट नहीं करता है। ये एक बहुत लोकलाइज़्ड मैनिफेस्टेशन है और उस कॉन्टेक्स्ट में अब कास्ट की डिबेट्स भी हैं, पसमानदा की भी डिबेट्स भी हैं। तो थियोलॉजी और वो जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में किसी तरह किसी वक्त में इंटरप्रेट कर ली गई, मैं इसका कोई स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ, वो जो क्रिटिसिज्म या फिर जो ऑब्जर्वेशंस लोगों की होती हैं वो सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस कॉन्टेक्स्ट में जब पर्सनल लॉ बोर्ड या इस तरह के इदारे
एक्टिवली इन्वॉल्व या एंगेज नहीं करते उन लोगों से जो लोग उसके या तो बेनिफिशियरी हैं या जिनका उस फ्रेमवर्क से या उस लॉ से नुकसान हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक सेवियर की तरह ये जो राइट विंग जो इंडियन हिंदुत्व है वो आके जैसे वक्फ में बोल रहा है कि भाई आपका मिसमैनेजमेंट है, आपकी एफिशिएंसी है, आपका करप्शन है। तो इसी तरह वो जब ट्रिपल तलाक में बोलता है तो भाई आपको की औरतें हैं उनको बिल्कुल ऑप्रेस किया जा रहा है, हिजाब में भी वो यही करता है। तो वहाँ पे हमारा रोल कैसा हो जाता है कि भाई हम लोग अपनी जो शरीयत है, अपने पर्सनल लॉज को, उनको एक्टिवली इन पब्लिक स्पेसेस एक्चुअली डिफेंड कर पाएं या फिर उनसे इतना एंगेज कर पाएं कि अगर कुछ कुताही हुई है कहीं पे उसको एड्रेस किया जा सके। देखिए, असल में एक बात, तो उससे पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि हिंदुओं में तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं था। जी जन्म जन्म का साथ है वाला कंसेप्ट था। जी ये घर से कोई औरत निकली तो उसके लिए अपने बाप का घर तो हमेशा दरवाजे के बंद हो गए। जी तो मुसलमानों के पर्सनल लॉ से उन्होंने तलाक के कंसेप्ट को अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया। जी तो इसका मतलब ये है कि तलाक जो है वो, देखिए, इस्लाम ने भी ये बात कही है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ हलाल चीज़ों में जो है वो तलाक है। तलाक है जी तो इस्लाम भी ये चाहता है कि जो रिश्ता बन बना जाए है वो बाकी रहे। जी लेकिन जब ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन हो जाए, जी दूबर हो जाए, हम्म, साथ रहना मुश्किल हो जाए, नाचाकी इस हद तक बढ़ जाए कि एक झगड़े होने लगे, फसाद होने लगे, तो ऑनरेबल तरीका है तलाक का जी या खुला का। जी जी ऑनरेबल तरीके से आप सेपरेट हो जाइए, कोई ढंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, सेपरेट हो जाइए। जो हुकूक औरत के वाजिब होते हैं आप पर वो अदा कीजिए, जो मर्द के वाजिब होते हैं औरत पर वो अदा करें और वो अपने आप को सेपरेट कर लें। ये तलाक का कंसेप्ट है। तलाक के सिलसिले में उलमा के दरमियान इस बात पे इत्तेफाक है कि अच्छी तलाक देना ही है तो सबसे बेहतर तलाक तलाक एहसन है। एक मजलिस में एक तलाक दी जाए, एक तोहर में एक तलाक दी जाए। थोड़ा एक्सपैंड कीजिए इसको व्यूअर्स के लिए। देखिए, बात ये है असल में कि इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया कुरान मजीद में, तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 बार है। तीसरी बार तलाक दिए तो रिश्ता ख़त्म हुआ। और ये कहा गया कि तलाक से पहले के भी कुछ मराहिल हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान नहीं बन रही है तो आपस में बैठ के मसले को हल करने की कोशिश करें। इससे भी बात नहीं बन रही तो घर के 2 बुजुर्ग, मर्द की तरफ से एक, औरत तरफ से एक, घर के हों या कोई भी हों, जिन पर इत्तेफाक हो जाए दोनों का, वो बैठें और दोनों बैठकर कोई फैसला ऐसा दें कि भाई साथ में कैसे रह सकते हैं, तो उस फैसले को मान लीजिए। मियाँ बीवी दोनों के लिए इसको तहकीम कहते हैं। हाँ, यानी एक दो हकम बनाए गए, उन्होंने एक फैसला दिया, आप मान लीजिए इस फैसले। तो ये दूसरा रास्ता है। उससे पहले ये तरीका बताया गया भाई आप बिस्तर अलग कर लीजिए, और कुछ इस तरह के इक़दामात बताए गए। ये सब वो इक़दामात हैं जो एक खुशगवार ज़िंदगी को बेहतर रख सकते हैं, अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर रख सकते हैं। ये सब इक़दामात के बावजूद भी अब आपको ये महसूस होने लगा कि हम साथ नहीं चल सकते। तो इस्लाम ने ये कहा कि फिर ठीक है, एक तोहर में यानी पाकी की हालत में, औरत पाक हो, उसको पीरियड ना आ रहा हो, उस हालत में आप एक तलाक देंगे और फिर एक तलाक देने के बाद में वो 3 महीने तक के वो औरत आपके यहाँ रहेगी। इद्दत का मुद्दत है, अलग नहीं हो सकते उस अलग हफ्ते नहीं में। होगी, आपके साथ रहेगी। जी आप खाना-पीना सबका एहतमाम करेंगे, उसके जितने हुकूक है वो अदा करेंगे। अगर इस दरमियान में आपके दरमियान ये फैसला हो गया कि नहीं तलाक गलत था और आपने मसालत कर ली, तो मामला ख़त्म हुआ। या अगर आपने जिनसी कांटेक्ट कर लिया औरत साथ में, जी सेक्सुअल रिलेशन बना लिया, जी तब भी वो तलाक ख़त्म हो गई। अच्छा ये है तलाक एहसन। तलाक हसन ये है कि आपने एक तोहर में एक तलाक दी, अगली तोहर में दूसरी तलाक दी और उसके अगली तोहर में तीसरी तलाक दी। ये तलाक हसन है। तलाक बिदअत क्या है, जिसको 3 तलाक कहते हैं, वो ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक का ऑप्शन है आपस में अवेलेबल। जी ये क्यों रखा गया, आप ये बताएं। देखिए, इस्लाम एक फितरी मज़हब है। पहले बताया कि अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। अगर इसमें भी रिश्ता बेहतर नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक तलाक दे दीजिए। उस तलाक के दौरान भी औरत आपके घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, इद्दत की मुद्दत गुजारेगी 3 महीने तक के, और उस दरमियान उसके खाना पीना रहने के जितने पहले आप अदा करें तो सब अदा करें। अगर इस दरमियान आपने रिश्ता बना लिया यानी जिनसे ताल्लुक़ कर लिया या आपके दरमियान मसालत हो गई तो तलाक ख़त्म हो गई, एक तलाक हो। फिर ये बात हुई कि अगर आपने उसके बाद फिर नाचाकी हो गई किसी वक्त में, फिर आपने तलाक दे दी तो वो 2 तलाक हो गई। तीसरी तलाक के बाद में वो रिश्ता मुनक़ता हो जाता है।
ये जो इख्तिलाफ है बुनियादी तौर पे वो हनफी मसलक का और बाकी मसलक का इख्तिलाफ है। हनफी मसलक ये कहता है कि आपको मर्द को 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, अगर उसने तीनों ऑप्शन को एक ही वक्त में एग्जॉस्ट कर लिया तो वो ख़त्म हो गया, अब अच्छा। आपके पास में ऑप्शन बाकी नहीं रहे। अहले हदीस मसलक ये कहता है आपने एक मजलिस में 3 दी, 10 दी, 1000 दी, हम्म, वो एक ही मानी जाएगी। हम्म, ठीक है ना? हमने सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट के दरमियान में 2 बातें रखी थी कोर्ट के सामने। एक बात ये रखी थी कि हमारे यहाँ 2 मसलक हैं। हम्म, एक मसलक ये कहता है कि एक मजलिस की 3 तलाक 3 हो गई, तलाक़ बिदअत हुई लेकिन हो गई। दूसरा मसलक ये कहता है अहले हदीस कि 3 दो या 3000 दो, एक मजलिस में दिया है तो एक ही होगी। आपके सामने 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम्म, और बोर्ड ने ये भी कहा था कि हम लोग इस पर भी गौर कर रहे हैं कि इस्लाम में एक और तरीक़ा मौजूद है, वो है तलाक़ तफ़वीज़ का, कि शादी के वक्त ही दोनों दरमियान ये तय हो जाए कि अगर मर्द तलाक देगा तो ये उस वक्त तक वाक़ नहीं होगी जब तक कि औरत एक्सेप्ट ना करे, नंबर 1। हम्म, उस वक्त तक वाक़ नहीं होगी जब तक घर के 2 बुजुर्ग उसको एक्सेप्ट ना करें, हम्म, या उस वक्त तक वाक़ नहीं होगी जब तक काज़ी शरीयत एक्सेप्ट ना करे। हम्म, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये जो कहा जाता है कि आदमी एक ही झटके में औरत को अपने से अलग कर देता है, बिल्कुल गलत है। हम्म, इस्लाम ने जो तरीक़ा दिखाया है उसमें तो तलाक बहुत मुश्किल से जी, पॉसिबल है। जी, जी। 3 तलाक तो छोड़ दीजिए, एक तलाक भी बहुत मुश्किल बहुत से मुश्किल है, पॉसिबल है। जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमें हिंदुस्तान जैसे माहौल में जहाँ इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं है, हम्म, एक तकसीरी माशरे में हम रहते हैं, हम्म, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो मसलकी इख्तिलाफ़ात हैं इनको हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म, या तो आप एक मसलक को मान लें। जी। एक बात सही है, देखिए कोई यानी जो लोग ये कहते हैं कि एक मजलिस से 3 तलाक 3 हो जाती हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि अहले हदीस मसलक गलत है। हम्म, और अहले हदीस मसलक के लोग भी कभी ये नहीं कहते हैं कि हनफी मसलक गलत है। हम्म, वो कहता है उनके आर्गुमेंट है, हमारे आर्गुमेंट है। हम्म, मेरा कहना ये है कि देखिए जहाँ इस्लामी हुकूमत हो वहाँ तो ये सब चीज़ें आपके दरमियान के मबाहिस चल सकते हैं। हम्म, लेकिन जहाँ इस तरह की सूरत हाल हो और स्टेट जो है वो पर्सनल लॉ के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बायस्ड हो, उस मौके पर आपको कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म इवॉल्व करना चाहिए जिससे कि इस तरह के लूप होल्स बाकी ना रहें। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हम लोग कर रहे हैं उसमें हमेशा जो एक सवाल उठता है वो मेथडोलॉजी का उठता है कि भाई हम लोग ने ये कंसेंसस बिल्ड कर दिया कि भाई हमारी क्राइसिस रही लीडरशिप की, हमारी क्राइसिस रही से फॉर एग्जांपल कि किस तरह से हम लोगों को इंटरप्रेट करना चाहिए, री इंटरप्रेट करना चाहिए। उसके बावजूद जो पॉलिसी बनती है एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट में, कोई प्रोसेस और एक प्रोसीजर के थ्रू बनती है। और उसमें आपने जैसे बताया कि भाई एक तरीका है भाई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म के थ्रू हम लोग पॉलिसीज को इंटरवीन एडवोकेट करते करते हैं, हैं, एजुकेट करते हैं। एजुकेट करते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ, या फिर आप खुद पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके अपने आप एक लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और वहाँ ये डिस्कोर्स और डिस्कशन होता है। तो आप भी, आपका ताल्लुक पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जमात इस्लामी से भी है, आप उसके रुकन भी हैं और उसी से एक जुड़ा हुआ एक इदारा है या एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, आप उसके सदर भी हैं। तो जब आपने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शायद 2011 में जब वो स्टार्ट हुई, तो उसका ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स विद इन इंडिया, यू नो, जिसमें आप एथिकल और आप रूटेड इन हाई मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये बात हो रही है कि इस तरह की सियासत मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इमेजिन करती है हिंदुस्तान जैसे एक मल्टी कल्चरल मल्टी प्लूरल सोसाइटी में, और वहां पे आप एथिक्स को और हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को पॉलिटिकल स्फीयर में किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो मैं एक बात तो साफ कर दूं, मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का अब तक के प्रेसिडेंट था, नेशनल जी। प्रेसिडेंट। अभी मैं रिसेंटली उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी। ठीक है। लेकिन देखिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्यों कायम हुई? हम्म, हमने महसूस किया कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो बैंकरप्ट हो गई है। हम्म, इसमें वहाँ पे वैल्यूज़ की कोई हैसियत नहीं है। हर आदमी हम चले उधर को हवा हो उधर की वाला मामला है। जिस चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है उसको अडॉप्ट कर लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ आ जाता है, कानून एक तरफ आ जाता है, ऐसे फैसले होते हैं, ऐसी ज़बान बोली जाती है, करप्शन पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया है। और बेसिकली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ किस लिए वजूद में आती है या पॉलिटिक्स में लोग क्यों इंटर करते हैं? एक बेटर गवर्नेंस देने के लिए।
एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा ऐसा मुल्क बनाने के लिए जिसमें लोगों की बुनियादी ज़रूरियात फुलफ़िल हो रही हो, हुँ, सबको इंसाफ़ मिल रहा हो, हुँ, किसी के साथ ज़ुल्म नहीं हो रहा हो, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रिएम्बल के अंदर जो बातें कही है, कि साहब इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस को भी डिफ़ाइन किया है, हुँ, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, मॉरल जस्टिस, ये सब चीज़ों को हुँ, उसमें डिफ़ाइन किया। और फिर ये भी कहा है कि लो इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर ये भी कहा है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ में लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे फेडरेटिव भी होना चाहिए। तो हमारा मानना ये है कि साहब ये एक आइडिया ऑफ इंडिया का जो कांसेप्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हुँ, 70 साल के बावजूद भी हम उसको नाफ़िज़ नहीं कर सके इन लेटर एंड स्पिरिट इंडिया के जी, अंदर। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बनाते वक़्त में हमने ये बात रखी कि मुसलमानों की तरफ से जब भी कोई पॉलिटिक्स की जाती है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाती है। हुँ, वो सिर्फ़ मुस्लिम इश्यूज़ पे बात करते हैं। वो मुल्क के इश्यूज़ पे बात नहीं करते, वो दूसरों के इश्यूज़ पे बात नहीं करते, वो दूसरी कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ पे बात नहीं करते, सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं करते। ये तसव्वुर ना तो इस्लाम के तसव्वुर से मेल खाता है, जो खैर उम्मत का तसव्वुर है कि आपको पूरी इंसानियत के लिए खैर उम्मत बनाकर पेश किया गया है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो। जी, तो हिंदुस्तानी मुसलमान इंसानों के लिए नफ़ा बख्श कैसे बनेंगे? हुँ, सियासत में अगर आप आ रहे हैं तो सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे। हुँ, अगर आपकी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएँगे। लेकिन अगर किसी दलित के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, किसी आदिवासी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर तो हम बैठे रहेंगे। हुँ, तो हमने ये महसूस किया कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो चीज़ें पैदा हो रही हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सिर्फ़ मुसलमानों में नहीं है ये, दलितों में भी है, ओबीसीज़ में भी है, अपर कास्ट में भी है। ये कास्ट पॉलिटिक्स क्या है? हुँ, ये भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। जी, तो हमने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जो पॉलिटी का जो तस्वुर दिया है और जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ दी है हुँ, और एक ऐसा मुल्क बनाने का तस्वुर दिया है जिसमें हैव्स और हैव नॉट के दरमियान ये जो खलीज है इसको बाँटा डिफ़रेंस जाएगा जी, जी, और सब बराबर होंगे। हिंदुस्तान का हर शहरी चाहे वो किसी कास्ट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हो, हुँ, हिंदुस्तान के कितने ही रिमोट स्टेट में इलाके में पाया जाता हो, वो हुँ, सबके हुकूक बराबर होंगे, इक्वालिटी का कंसेप्ट दिया गया, हुँ, आज़ादी का कंसेप्ट दिया गया, एक्सप्रेशन की आज़ादी है और इज़हार ख़्याल की आज़ादी है, अपने अपने मज़हब पर कायम रहने की आज़ादी है, मज़हब की तबलीग व इशाअत की आज़ादी है, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने की आज़ादी है, दलितों को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, आदिवासियों को कुछ इख्तियारात दिए गए, माइनॉरिटीज़ को कुछ हुकूक दिए गए हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन पैरामीटर्स के मुताबिक काम नहीं करती। हुँ, तो हमने महसूस किया कि पहली बात हमने ये तय की कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बनाएँगे, जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करेगी, हुँ, एथिकल पॉलिटिक्स करेगी। वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारी मुराद वो तमाम इंसानी इंसानी वैल्यूज़ हैं, जो दुनिया में तस्लीम किए गए हैं और वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने तस्लीम किया है। हम एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हमने हमने हम कभी भी कास्ट एंड कम्युनिटी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हुँ, हम कभी भी रीजनल यानी वो ऐसी वैसी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पैरामीटर डिज़ाइन किए हैं उनके फ्रेमवर्क में रहते हुए। एक बात, दूसरी बात हमने ये कही कि हम इस मुल्क के अंदर वेलफेयर स्टेट कायम करने की कोशिश करेंगे। हुँ, जब हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं तो हमारा कहना ये है कि हर शख्स को, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही मुल्क की सरहद पे बैठा हुआ आदमी हो, उसकी जो बुनियादी हुकूक हैं, उसकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। यानी उसे घर मिलना चाहिए, सर सर छुपाने के लिए छत, बदन ढकने के लिए लिबास और अपने यानी पेट के लिए 2 वक़्त की रोटी। ये वो बेसिक ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए। फिर तालीम मिलनी चाहिए उसको हुँ, और तालीम का मतलब हमारे नज़दीक वो नहीं है जो हमारा आरटीई का एक्ट कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 टू हुँ, 14 ईयर्स। हम ये कहते हैं फ्री, कंपल्सरी एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी, ये 2 पैरामीटर नहीं है कि गरीब बच्चों के लिए तो सर्व शिक्षा अभियान और अमीर लोगों के लिए बड़ी-बड़ी कॉन्वेंट्स। तो हमारा कहना ये है कि इस मुल्क में एक तालीम का सब एक एक तरह का तालीमी निज़ाम सबके लिए होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो चपरासी का बच्चा हो या प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो, सबको एक तालीम मिलनी चाहिए। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में चाहे कितना ही गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, ये उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो। उसको 2 वक़्त की रोटी मिलनी चाहिए,
जो कैलोरीज का जो तय किया गया पर कैपिटा कैलोरी क्या मिलनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। हेल्थ का निज़ाम हर एक के लिए अवेलेबल होना चाहिए। दो मेयारात नहीं होंगे कि एक आदमी के लिए तो आपने बना दिया आम आदमी पार्टी क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक, और एक आदमी को जो है वो अपोलो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे लाखों रुपए की फीस देकर आपको वो मिलता है। तो हमारा कहना ये है कि ये इलाज मालजे की ज़रूरियात भी हर आदमी की फुलफिल होनी चाहिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही ये है। आप दुनिया में जहाँ जहाँ वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट पाया जाता है पूरी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आप यूके में जाइए, ऐसे कई ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो सरकार के जरिए से उसको बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी ज़रूरियात शुरू हो जाती है। 60 साल की उम्र हो गई, रिटायर्ड हो गया, अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको उसको उसकी ज़रूरियात को पूरी करना। तो एक दूसरी बात हम ये कहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में वेलफेयर स्टेट के क़याम की कोशिश करेगी। तीसरी बात हमने ये कही कि हम रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी यहाँ रिसोर्सेज ऐसा नहीं होगा कि भाई अंबानी के पास तो आसमान पर पहुँच गए और दूसरा आदमी पाताल में चला गया। ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। कम से कम हर शख्स के दरमियान इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। और आखिर एक बात और हम ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब जो लोग पार्लियामेंट में नहीं हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। भाई पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हम भेजते हैं ना, तो हमारी बात उनको वहाँ रखनी चाहिए। तो जब भी कोई लॉ डिज़ाइन हो रहा हो किसी भी तबके के लिए, तो जब तक कि उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं असल वो उससे इत्तेफाक न कर ले वो कानून नहीं बनना चाहिए। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तानी हुकूमत ने 3 फार्मूलाज बनाए थे, किसानों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, और हुकूमत यही कहती रहती हमने किसानों के फायदे के लिए बनाए, लेकिन वो असलन किसानों के फायदे के लिए नहीं थे, वो कारपोरेट के फायदे के लिए थे। किसानों ने तहरीक चलाई 1 साल तक के 700 लोग को मर गए उस चक्कर में, हुकूमत को मजबूर होना पड़ा। तो हमारा कहना ये है कोई भी कानून बनेगा, मुझसे मुताल्लिक कानून है तो मेरी बात सुनी जानी चाहिए, आपसे मुताल्लिक कानून है तो आपकी बात सुनी चाहिए। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि जितने शेड्स ऑफ ओपिनियन है इस मुल्क में, जितनी कास्ट और कम्युनिटीज़ हैं, वो सबको वहाँ पे यानी पार्लियामेंट असेंबली के अंदर उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मंडल में मुस्लिम ओबीसीज भी आ गए, तो वेलफेयर पार्टी का इस पे क्या व्यू है कि भाई एक रिलीजियस आइडेंटिटी है मुसलमानों के विदिन, और जैसा आपने बोला भाई कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी लाता है, इस्लाम और इस्लाम की थियोलॉजी भी इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स भी हुए और बहुत जो ट्राइबल या फिर लोकल कास्ट स्ट्रक्चर्स थे वो पूरी तरह से इरेज नहीं हो पाए, तो वेलफेयर पार्टी व्हेन इट कम्स टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद इन मुस्लिम्स देमसेल्व्स, तो उनका उस पे क्या व्यू है? ये जब मंडल की बात चल रही थी उस मौके पर ये बात आई थी कि मुसलमानों को भी पसमानदगी की बुनियाद पर, बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए जी। तो मुसलमानों तमाम लोगों ने अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सब ने इसको एक्सेप्ट किया था कि मुसलमानों को भी मंडल के तहत जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो जस्टिफाइड है। तो ये बात हमने मान के चले हैं कि खुद इस्लाम जिस जिस तरह का तस्वुर देता है सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच कोई छूत छात नहीं है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के दरमियान वो एग्जिस्ट नहीं करती है। उस सिचुएशन तक लाना है हमको वापस, लेकिन जब तक कि उस सिचुएशन तक लाने की, जैसे दलितों को आदिवासियों को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, उस लेवल तक लाने के लिए इक्वालिटी और पैरिटी लाने के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ, वो कैटेगरी इन इटसेल्फ बन जाता है जो अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं भी एक जगह जामिया में ही मुझे एक टॉक के लिए बुलाया गया था, उसमें तो जिक्र यही आ रहा था कि भाई वहाँ पे दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, तो मैं भी क्योंकि ये है कि भाई पसमानदगी है हमारे यहाँ, कास्ट भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ कि भाई जो पैराडाइम इवॉल्व हुआ उसको रेजोल्यूशन लाने के लिए, उससे कास्ट आइडेंटिटीज़ और ज़्यादा कंपीटिंग आइडेंटिटीज़ बन गई। अम्बेडकर का जो आर्ग्यूमेंट था कि भाई एक लेवल पे आके फिर कास्ट इरेज हो जानी चाहिए और जो उसका पूरा लॉजिक ऑफ रिजर्वेशन है वो भी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा जब आप इक्वल पैरिटी पे आ जाओगे। बट जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये ट्रांसलेट होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो आइडेंटिटी अपने आप में एक एंड इन इटसेल्फ बन जाता है।
तो चैलेंज ये है कि भाई एक तरफ हम लोगों के पास वो लेफ्ट का जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई कंप्लीटली क्लास के बेसिस पे हम लोग इक्वालिटी को बर्पा करें, लेकिन उसमें ये होता है कि भाई जो बहुत सारे जो दूसरी आइडेंटिटीज़ के बेस पे मार्जिनलाइजेशन है। कहने का मतलब लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई मुसलमान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा जा रहा, आप मुसलमान क्यों बोल रहे हो, कोई भी अगर एंटी बीजेपी उसको मारा जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई एक मुस्लिम या माइनॉरिटी के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है जैसे SC ST है वो भी आए, और मुस्लिम एज एन आइडेंटिटी इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ टू रियलाइज दैट उसको इसी के बेसिस पे मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। तो सही। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी तक क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग कि एक तरफ आइडेंटिटी कंप्लीटली एक अपने आप में इंडियन इटसेल्फ बन जाता है, और चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो, और जो आपने वेलफेयर पॉलिटिक्स का, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जो निज़ाम लोगों के सामने रखा, वो एक प्रिंसिपल है कि भाई अल्टीमेट इक्वालिटी, अल्टीमेट सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो क्या उसकी कोई मेथडोलॉजी में आपको लगता है कि अभी कोई एग्जिस्टिंग पैराडाइम है या फिर उसकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, असल में बेहतर शर्त तो यही है कि हमारे मुल्क में कास्टलेस सोसाइटी कायम हो। जी। यानी देखिए, कास्ट एक होता है कि इस्लाम ये कहता है कि ये जो लोगों की तक़सीम है बिरादरियों की बुनियाद पे, कौमों की बुनियाद पर, ये तारुफ़ के ग़र्ज़ से, हम्म, लितारुफ़, पहचान सकें पहचान ताकि के लिए। लोग सकें। ये इसके बुनियाद पे ये नहीं तय हुआ कि आप ऊँचे हैं, ऊंचे आप हैं, नीचे नीचे हैं, हैं। ये लेवल लेवल नहीं बनेंगे इस जैसे पर। ये भास्कर कंपाउंड है तो वो कुछ और है, वो जगह हाँ, वो बिल्कुल। मतलब ये आइडेंटिफिकेशन। कि ये अफ़गान कबीला है, जी जी। ये अरब है, हम्म, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये आसामी है, हम्म, ये बंगाली है। हम्म, ये जो ये तारुफ़ है, हम्म, ये सुपैरिटी नहीं है इसके अंदर कि हम्म, ये सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है, इस तरह कोई कांसेप्ट नहीं है। हम्म, इस्लाम में भी देखिए, जो हमारे यहाँ जो लोग कन्वर्ट होकर आए हैं, हम्म, जिस जिस कास्ट से कन्वर्ट होके आए हैं, हम्म, उसके साथ वो चीज़ें साथ में चली आई हम्म, हैं। इस्लाम के अंदर इस तरह का डिमार्केशन नहीं है कि ये थियोलॉजी में छोटा नहीं है, है। थियोलॉजी में नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आ गई है, और हम्म, ये चीज़ें आपको यहीं मिलेगी हिंदुस्तान के अंदर, हम्म, यानी बर्र-ए-सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेगी, हम्म, बाकी जगह नहीं मिलेगी आपको ये चीज़। हम्म, तो मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि, और इसी वजह से यानी वो जो यानी हिंदू सोसाइटी में और मुस्लिम सोसाइटी में फ़र्क आपको ये मिलेगा कि हिंदू सोसाइटी में वो इन्फीरियर और सुपीरियर का कंसेप्ट पाया वो जाता है, एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग है। तो वो एक दलित मंदिर में नहीं जा सकता हिंदू के, दलित आपके बराबर बैठ नहीं सकता है, खाना नहीं खा सकता है। अगर वो जाएगा तो उनका ओवरऑल थियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज होगी। हाँ, कंप्रोमाइज़ भी हो जाएगी, बायकॉट भी हो जाएगा, जो कुछ भी होता है वो आपके सामने है। हम्म, इस्लाम में ऐसा नहीं है। मस्जिद में आइए, हम्म, आपके बगल में कौन खड़ा है, इधर कौन खड़ा है, इसकी कोई परवाह नहीं होती किसी को। चपरासी हो या मैनेजर हो या बॉस हो, सब एक लेवल पे खड़े हो जाते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास। ये कंसेप्ट इस्लाम के अंदर है। शादी-ब्याह के मामलात में भी आज के तारीख में ये नहीं देखा जाता है कि आप अंसारी हैं या आप कुरैशी हैं या आप सैयद हैं या आप पठान हैं। ये देखा जाता है कि समाजी सतह बराबर है, वेवलेंथ मिलती है, माशी स्ट्रक्चर भी एक लेवल पे मैच करता है, तो शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन दलित की और बर्मन की शादी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे कास्ट फैक्टर्स आते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, वो जी अलग जी। मसला है। लेकिन एक इन प्रिंसिपल ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, असल में ये चीज़ सामने रखते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब हालात के नतीजे में लोग पिछड़ गए हैं, उनको एट पार लाने के लिए आपको कोई ना कोई मैकेनिज्म डिराइव करना पड़ेगा, और इसी बुनियाद पर रिजर्वेशन का मैकेनिज्म डिराइव किया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में होना तो ये चाहिए था कि हर कास्ट और कम्युनिटी का अपने परसेंटेज के एतबार से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था पार्लियामेंट में, असेंबली में। ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर अब आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे? तो हमारा कहना ये है कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, हिंदुस्तान जैसी डाइवर्स कंट्री में वही सूटेबल है, जिसमें रीजन के बुनियाद पे, रिलीजन के बुनियाद पे, कास्ट के बुनियाद पे, कम्युनिटीज़ के बुनियाद पे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, और जिसमें आप ये महसूस करेंगे 15% लोग 25% की सीटों पे काबिज़ होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशरी में हो। तो इससे क्या होता है कि एक तो साइकोलॉजिकल असर पड़ता है कि हम मार्जिनलाइज हैं, हम कॉर्नर कर दिए गए हैं। दूसरा, फैसलों पे असर पड़ता है। जी। जो आदमी बैठा हुआ है अपर कास्ट का होगा तो वो दलित को साइडलाइन कर देगा,
एक्सेप्शनल सिचुएशन हर जगह हो सकती है, अच्छे लोग हर जगह हो सकते हैं। तो सो कॉल्ड अपने लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रखना, हायरार्की क्रिएट करना, ताकि वो परपेचुइटी में ये वो सब ये चलता सब रहे। चल रहा है। जी। इसी वजह से हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर कास्ट, कम्युनिटीज, रीजन, रिलीजन के एतबार से रिप्रेजेंटेशन होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अच्छा, एक इल्ज़ाम जो वेलफेयर पार्टी के ऊपर लगता है, वो ये है कि भई क्योंकि वो जमात से उसका कोई ऑफ़िशियल या फ़ॉर्मल ताल्लुक ना भी हो, कि बहुत सारे लोग उसमें डोमिनेंट हैं, कि जो भी जमात बैकग्राउंड के आते हैं, और जमात की एक पर्टिकुलर फ़िलॉसफ़ी है, लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है। और कहीं न कहीं क्या ये जो पॉलिटिक्स है उसके फ्रेमवर्क के विदिन, वो पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो जो पॉलिटिक्स ऑफ इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज़ और इन्फॉर्म्ड स्टेट के स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहीं न कहीं से पार्टी को शुरू होना था। जी। हुँ। तो अगर शुरू करने वाले लोगों का ताल्लुक जमात इस्लामी से है, हुँ, तो इसके बुनियाद पे उस पे जमात इस्लामी का ठप्पा नहीं लग सकता है। हुँ, इसलिए कि हमने जब ये सोचा था हुँ, कि पार्टी को कायम होना चाहिए, तो हुँ, हमने पार्टी कायम करने से पहले अक्रॉस द कंट्री कंप्लीट टूर किया था। हुँ, हर कम्युनिटी और कास्ट के लोगों को बुलाकर अपनी बात रखी थी। हुँ, ये पूरी आइडियोलॉजी पेश की थी कि हुँ, किस तरह की पार्टी हम बनाना चाहते हैं, हुँ, क्यों बनाना चाहते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि अभी हमारे मुल्क में कास्ट और कम्युनिटीज़ की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट हो गई है हुँ, कि उसूली सियासत के लिए लोग आसानी से तैयार नहीं होते हैं। हुँ, लेकिन इसके बावजूद भी उस दौरे के नतीजे में, यानी 2011 में पार्टी बनी है, हमने 2010 में कंप्लीटली पूरे मुल्क का दौरा किया था। हुँ, और दौरा करने के बाद में उसी दौरे के नतीजे में मैडम ललिता नायक, जो हुँ, एक्स मिनिस्टर थी हुँ, कर्नाटक की, वो पार्टी जॉइन किया उन्होंने। अच्छा, हुँ, फादर अब्राहम जोसेफ, हुँ, जो एक पर्टिकुलर क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, हुँ, उन्होंने फादर हुँ, पार्टी जॉइन किया। हुँ, मानसा सेन, जो ब्राह्मण में उससे आते हैं, उन्होंने हुँ, पार्टी जॉइन किया। हुँ, अब सुब्रमण्य आरुमुगम, जो हुँ, सोशल एक्टिविस्ट भी थे और ओबीसी के एक हुँ, बड़ा चेहरा थे वहाँ का, हुँ, तमिलनाडु का, उन्होंने पार्टी जॉइन किया। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमारी कोशिश ये रही है कि पार्टी बनाने का जब हमने फैसला किया था, तो हमने अक्रॉस द कंट्री सफ़र करके मुसलमानों में से और गैर मुस्लिमों में से ऐसी सही रूहों को तलाश किया था, जो इस कांसेप्ट के साथ पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार हो। हुँ, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहना चाहते हैं कि जमात इस्लामी से तो हमारा ताल्लुक है ना, बाकी हुँ, लोगों को तो नहीं है ना, जो जिनका नाम लिया मैंने, उनका ताल्लुक तो नहीं है ना। हुँ, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में जमात इस्लामी तो कहीं इंटरफेयर नहीं करती है। हुँ, हमारी पार्टी की इंडिपेंडेंट वर्किंग कमेटी है, जो पार्टी के लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, हुँ, वही पार्टी की पॉलिसी डिज़ाइन करती है। हुँ, तो उसमें कहीं भी ये कहीं से भी ये चीज़ नहीं आती है कि यहाँ हम कोई इस्लामी निज़ाम हुकूमत हुँ, कायम करना चाहते हैं हुँ, वगैरह। हुँ, हमारा मानना ये है, देखिए, हमने ये बात कहीं कहीं जगह जब मुसलमानों को इस पार्टी से जोड़ने की कोशिश की थी हमने, हुँ, तो हमने उनके सामने ये बात रखी थी हुँ, कि मुसलमान खैर उम्मत है, हुँ, ये हमारा मुल्क है। हुँ, पूरे मुल्क से और मुल्क के तमाम इंसानों के मसाइल से बेनियाज़ नहीं हो सकते। हुँ, इसको बनाने-सँवारने में हमारा भी रोल होना चाहिए। हुँ, पिछले 70 साल में हमने जो अपने आप को बिल्कुल निकाल लिया सियासी उससे, और सिर्फ़ अपनी सियासत की मुसलमानों की, हुँ, ये अप्रोच मुसलमानों के आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी सूट नहीं करता हुँ, है। तो हमें हमें ये तसव्वुर देना चाहिए कि इस मुल्क का मुसलमान भी इस मुल्क को डेवलप करना चाहता है। हुँ, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करना चाहता है। हुँ, इस मुल्क में जितने डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हुँ, एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहता है, एक पावरफुल मुल्क बनाना चाहता है। हुँ, एक एक ऐसा मुल्क बनाना चाहता है जिसमें इंसाफ हो, जिसमें पीस हो, जिसमें हम-आहंगी हो, हुँ। जिसमें भाईचारा हो। ये मुल्क बनाने में हमारा योगदान भी होना चाहिए। इसी बुनियाद पे हमने मुसलमानों को इकट्ठा किया और इसी बुनियाद पे हमने गैर मुस्लिम को भी इकट्ठा किया। ये जो पार्टी है उसका, क्योंकि 2011 में आपने बोला कि इसका फॉर्मेशन हुआ और आज 2025 है, तो आपके हिसाब से इसके क्या अचीवमेंट्स हैं? क्या आपने इसके जो पूरी प्रोसेस है उससे क्या सीखा? और आपको क्या लगता है कि भई 2014 के बाद तो क्योंकि कंप्लीट चेंज ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है हिंदुस्तान में, आपकी क्या लर्निंग है कि भई इस एक्सपेरिमेंट से आप कहाँ तक पहुँच सके और कहाँ और आगे जाने की ज़रूरत है? देखिए, असल में हम पहले जब हमने इस मैदान में उतरे थे, हमारा अंदाज़ा था कि हम शायद 10 साल के अंदर हुँ, कुछ एक ओपनिंग करने में कामयाब हो जाएँगे, पार्लियामेंट हुँ, असेंबली के अंदर। हुँ, ये हमने देखिए सियासी पार्टी के सिलसिले में हमारा हमारा अप्रोच ये रहा है हमेशा से, अव्वल रोज़ से,
कि पार्टी का काम सिर्फ पार्लियामेंट असेंबली में इंटर नहीं करना है सिर्फ, बल्कि जो फैसले होते हैं पार्लियामेंट असेंबली में उन जी। फैसलों पे असरअंदाज होना है, जी। इन्फ्लुएंस करना है उन फैसलों को, समाज के जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनको उस डोमेन में लाना है। तो हमने पहले ही रोज से दोनों पहलुओं पे काम किया, यानी हम कोशिश ये भी करते रहें कि जो ऐसी बॉडीज़ है, इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उसमें हमारे लोग जाएँ, और साथ-साथ हम ये कोशिश भी करते हैं कि हम जाएँ या ना जाएँ, वहाँ उनके फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये तो कह सकते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब ये कि हम पार्लियामेंट असेंबली में नहीं पहुँच सके। हमने इलेक्शन लड़े हैं, पार्लियामेंट का भी लड़ा है, असेंबली का भी लड़ा है, आपने भी लड़ा है? मैंने भी लड़ा है। कहाँ से? मैंने बंगाल से लड़ा हूँ, अच्छा। मुर्शिदाबाद से, अच्छा। जंगीपुर एक जगह है वहाँ से लड़ा हूँ। जी। और हमने उससे पहले यानी जब हमारी पार्टी बनी थी, तो 2014 का इलेक्शन भी हमने लड़ा था। हुँ। उसके बाद 2019 का इलेक्शन भी लड़ा था। हुँ। 2024 में हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उससे पहले असेंबली के इलेक्शंस लड़े हैं हर जगह। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने हमने लोकल बॉडी के इलेक्शन में एक सब्स्टेंशियल कामयाबी हासिल की है। हुँ। हमने केरला के अंदर 65 लोकल बॉडी के इलेक्शन जीते हैं। अच्छा। हुँ। हमने बंगाल के अंदर सॉरी हमने आपके कर्नाटक में 55 लोकल बॉडी के इलेक्शन जीते हैं, हुँ। जिसमें से 5 कारपोरेटर हैं हमारे हुँ। उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और फिर उसके बाद लोकल बॉडी। हमने महाराष्ट्र में 2 लोकल बॉडी के इलेक्शन जीते हैं, 2 कॉर्पोरेशन जीती हैं, हुँ। 2 कॉर्पोरेटर्स हमारे हैं वहाँ पे। हमने बंगाल के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन जीते हैं, और जहाँ हमने लोकल बॉडी के हमने राजस्थान में एक लोकल बॉडी का इलेक्शन जीता है, कोटा में जीता है। और जहाँ भी हमारे लोगों ने जीता है लोकल बॉडी का इलेक्शन, आप वहाँ जाकर देखिए, एक-एक पैसा जो कॉर्पोरेटर के पास अवेलेबल होता है, उसको हमने ज़मीन पे नाफ़िज़ किया है। हुँ। जहाँ पे कॉर्पोरेशन से पैसा नहीं मिल सका, पब्लिक से पैसा जनरेट करके हमने लोगों की ज़रूरियात पूरी की है। सड़कें, नाली, ये सब चीज़ें जो उनके दायरे में आती है, वो सब बनाने की कोशिश की है। और हमें यकीन है, हमने यानी आपको मैं बता रहा हूँ केरला में हमने पहले 44 सीटें जीती थी, अब 65 सीटें जीती है, और अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग 200 से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएँगे। इसलिए बिकॉज़ ऑफ आवर परफॉर्मेंस, जो हमने वहाँ परफॉर्म किया है। तो मेरा कहना ये है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में हम कामयाब हो रहे हैं, और लोकल बॉडी के उस छोटे से पोर्शन में, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो वार्ड का हो किसी कॉर्पोरेशन के, वहाँ पर हम एक एक ख़ास किस्म का वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ये क्या पार्टी, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं? दोनों तरह के इलाके हैं, हुँ। ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। देखिए, अभी सूरत हाल ये हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, आप चाहे या ना चाहें, कोई कितना ही सेकुलर मुसलमान हो, किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मुसलमान बहुत कम तादाद में, वहाँ से जीत नहीं हुँ, सकता हुँ, है। हुँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी रामपुर से जाके इलेक्शन लड़ना हुँ, पड़ा हुँ, था। हुँ। तो ये एक एक है जो हुँ। हिंदुस्तान की सियासत में नैरेटिव बन गया है, वक़्त लगेगा। हुँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमने लोकल बॉडी के ज़रिए से, दूसरी बात हमने ये कह रहा हूँ मैं आपसे, कि हमने केरला के अंदर भी और बंगाल में भी कुछ पब्लिक के इश्यूज़ को उठाया। हुँ। 2 हमारी पार्टी 2 जगह ज़्यादा मज़बूत है, केरला में और दूसरी बंगाल में। केरला में एक मसला ये था कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, हुँ। और केरला चूँकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिकली अच्छा खासा अपलिफ्ट हुआ है केरला, और लोगों की जीडीपी भी अच्छा खासा बढ़ा है हुँ। केरला के लोगों का। तो वहाँ पे ज़मीन की कीमतें बहुत तजावुज़ कर गई, बहुत ऊँची हो हुँ। गई रेट्स। तो अब लोगों के बस में नहीं है कि वो ज़मीन खरीद के अपना एग्ज़ैक्ट मकान बना सकें। हुँ। तो हम लोगों ने एक तहरीक चलाई केरला में, लैंड फॉर लैंडलेस पीपल, हुँ। और आपको हैरत होगी कि उसके नतीजे में 3.5 लाख लोग उस तहरीक से जुड़े, हुँ। और नतीजा ये हुआ कि हमारी तहरीक इतनी पॉपुलर हुई कि उस वक़्त स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, हुँ। यूडीएफ की गवर्नमेंट थी। उसको मजबूर होकर असेंबली के अंदर एक वो फैसला किया कि जो बीपीएल लेवल के नीचे के लोग हैं, उनको हम 3 सेंट ज़मीन देंगे। तो ये फैसला हो गया। इसका पूरा नैरेटिव हमने खड़ा किया था। हुँ। पूरे केरला में कासरगोड से लेकर त्रिवेंद्रम तक एक पूरी तहरीक चला दी थी तब। तो इसका भी अगर आप मतलब मैं क्योंकि सुन के ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये जो तहरीक का जो पूरा मकसद है वो रिलिजन बेस पे या फिर ये ऐसी चीज़ थी जो इनइक्वालिटी को एड्रेस कर रही है, गुर्बत को सही, एड्रेस सही, कर रही है। सही। हर तरह के लोग थे उसके जी, अंदर। और उसका जो पॉलिसी का जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो बिल्कुल, केरला में हर गरीब इंसान बिल्कुल, उसका बेनिफिशियरी है। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ कि जब हुकूमत ने फैसला करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया इस फैसले को, हुँ। तो हमने क्या किया कि वो जितने ऐसे लोग थे अफेक्टेड लोग, उनको ले जाके सरकारी ज़मीन में बिठा दिया। हुँ।
सरकार का कहना ये था कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। हमने कहा आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। हुँ, जब उन्होंने नहीं दिया तो ऐसे ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई थी, सरकारी ज़मीनें थी, उन पर ले जाकर उनको बिठा दिया। हुँ, उसके बाद हर जगह पे वहाँ का डीएम आया, उसने एक एमओ साइन किया हमारे साथ में, इतने दिन के अंदर हम इनको अल्टरनेटिव प्लेस देंगे। हुँ, तो एक काम तो हमने ये किया केरला के अंदर। हुँ, दूसरा काम हमने ये किया कि केरला में एक जगह पे ये कोल्ड हुँ, ड्रिंक का प्लांट था हुँ, और वो ज़मीन से हुँ, पानी साइफन करता था। हुँ, तो आस-पास के 200 गाँव के पीने का पानी नीचे चला गया लेवल हुँ, और सब पानी का क्राइसिस पैदा हुआ। हुँ, तो हमने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, हुँ, उस प्लांट को बंद कराया। इसी तरह बंगाल के हमने शराब के खिलाफ तहरीक चलाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कॉमन पब्लिक के इश्यूज़ के ऊपर में तकरीबन हमने आप ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर में 10 से 8-9 के करीब हमने कैंपेन चलाई है। हुँ, एक कैंपेन ये भी चलाई थी कि भारत देश सबका देश। हुँ, ऐसे बहुत सारे कैंपेन हम चलाई है नेशनल लेवल पे। लेकिन हमने जब रीजनल लेवल पे हम गए तो हमने स्पेसिफिकली उसमें एक एक पूरी तहरीक खड़े की। हुँ, चाहे वो अ, यहाँ पे बंगाल के अंदर शराब के खिलाफ हो, नशे हुँ, के खिलाफ हो और वहाँ पर हमने ये लैंड फॉर लैंडलेस हुँ, और ये मैंने बताया कोल्ड हुँ, ड्रिंक के प्लांट के। जो तो आपने इसमें हमको हुँ, कामयाबी मिली। मैं ये बताना चाह रहा था कि पार्लियामेंट में गए बगैर भी हुँ, हमने हुकूमत से हुँ, कुछ चीज़ें मनवाई हैं। हुँ, तो अगर आपके पास ताकत है, क़ुव्वत है, पब्लिक आपका साथ दे रही है, हुँ। तो आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जो आपने शुरू में बताया था कि भई जो दूसरी कम्युनिटी की जो दूसरी कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट का जो पैराडाइम होगा, वो इस लेवल का कॉमनैलिटी होगी कि जहाँ के बेनिफिशियरीज़ सब होंगे। सही। एट लीस्ट उस तरह की पॉलिटिक्स होगी जिसमें कॉन्टेक्सचुअली स्पीकिंग जो डिफरेंट प्रॉब्लम से कोई जूझ रही है कोई कम्युनिटी, उसको जहाँ तक वो मोरालिटी के पैराडाइम के विदिन आती हैं। बहुत सारे क्लेम्स हो भी सकता है कि भई इमोरल हो, जस्टिफाइड कोई बोलने लगे कि भई नंगापन आम हो जाना चाहिए, शराब आम हो जानी चाहिए, तो वो हमारे डोमेन के विदिन या आपके डोमेन के विदिन नहीं आएगा। तो उस तरह की सियासत वेलफेयर पार्टी में मैनिफेस्ट होती है और उसके थ्रू एडवोकेसी होती है, जिसकी सही, आपने कुछ सही। मिसाल दी। आप जो हैं, वो उमर खालिद के वालिद भी हैं। मैं भी सीएए मूवमेंट जब चल रहा था जेएनयू में तालिब इल्म था, हम भी प्रोटेस्ट और धरनों को देखते थे, जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। बहुत सारे साथी अब हमारे जेल में हैं, जो उस वक़्त प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उमर हैं, शर्जील हैं, मीरान हैं, और भी बहुत सारे दीगर लोग हैं, गुलफ़िशा हैं, मतलब हम रिसेंटली उनके वालिद-वालिदा से हमारी टीम ने इंटरव्यू किया, तो वो जिस मतलब बिल्कुल गरीब एक घर है, जिसकी वो लड़की है, पहली बार प्रोटेस्ट साइट पे गई, पहली बार ज़िंदगी का प्रोटेस्ट कर रही थी और आज 5 साल से वो भी जेल में है। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं ये जो एडवोकेसी है, जो सिविल राइट्स हैं, आपका जो पूरा का पूरा एनालिसिस है कि भई हम कॉमन ग्राउंड्स पे काम कर सकते हैं। यूएपीए का शिकार सिर्फ़ मुसलमान नहीं हैं, दूसरे लोग भी हैं। तो कहाँ पे कि आज जब हम 5 साल देखते हैं कि उमर जैसे बच्चे, शर्जील जैसे बच्चे जेलों में हैं, तो ये एडवोकेसी ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रही हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के केसेज़ में? और उसका पर्सनल कॉस्ट आपने क्या बियर किया है? देखिए, असल में ये जो हमारा कहना ये है कि असल में मौजूदा जो हुकूमत है, एक तो ये हमें मटेरियली नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ये हमें एजुकेशनली नुकसान पहुँचा रही है। ये हमारी नुमाइंदगी को ख़त्म कर रही है पार्लियामेंट असम्बलियों से। ये हमें मार्जिनलाइज़ करना चाहती है पूरी तरह हुँ, से। तो उसको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के अंदर जो लीडरशिप है या तो वो हमारे अंडर में हो या वो हमसे दब कर रहे, खौफ़ज़दा रहे। कोई ऐसी लीडरशिप नहीं पैदा हो मुसलमानों के दरमियान में जो बेखौफ हो, जुर्रतमंद हो, हुँ, हुकूमत की आँखों में आँखें डाल के बात कर सकती हो और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। ये जो सीएए की तहरीक खड़ी हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, ये तहरीक किसी मुस्लिम तंज़ीम ने नहीं खड़ी की थी, हुँ, किसी ट्रेडिशनल मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन ने नहीं खड़ी की थी। बल्कि मुसलमानों के दरमियान तो ऐसी तंज़ीमें भी मौजूद थी, जो बार-बार ये कह रही थी कि सीएए से हमारा क्या नुकसान है? सीएए तो उन लोगों के लिए बन रहा है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हुँ, उनके लिए बन रहा है। आपको क्या नुकसान है? उस मौके पर हमारे नई नस्ल के लोगों ने, जामिया के लड़कों ने, अलीगढ़ के लड़कों ने, शाहीन बाग की ख़वातीन मैदान में आईं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में सबसे इफ़ेक्टिव, पीसफुल और ये कहना चाहिए कि
मुल्कियत सतह की कोई तहरीक खड़ी हुई तो वो सीए तहरीक है। हम्म, इससे पहले भी दो तीन तहरीक खड़ी हुई, यानी पावियत की तहरीक भी खड़ी हुई और शाहबानो के वक्त भी तहरीक खड़ी हुई, लेकिन इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी जितनी वाइड स्प्रेड ये थी। 287 मकाम के ऊपर में शाहीन बाग बने थे। कई जगह मुझे जाने का मौका मिला था। तो एक नई लीडरशिप इमर्ज हो रही थी मुसलमानों के दरमियान में से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर में बात कर रही थी हम्म, और वो कहीं से भी कमनल नहीं थी। हम्म, और यही वजह है कि थोड़ी दिन के अंदर में शुरुआत तो मुसलमानों ने की थी, थोड़ी देर के बाद में सिविल सोसाइटी के लोग आ गए, आपके सिख आ गए, आपके लेफ्टिस्ट आ गए, सब जगह पे, और उन्होंने भी वो भी खड़े हो गए साथ में आकर। तो इनको ये लगा कि मुसलमानों के दरमियान में एक नई लीडरशिप ग्रो कर रही है। तो ये जो आप देखते हैं कि ये जो उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशां हम्म। और बल्कि आपके अभी हमने शिफाउर रहमान और शिफा ताहिर रहमान, हुसैन के केस ताहिर, में देखा कि भाई वो बाहर आके बेल पे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। हाँ, तो ये जो इन लोगों को इन्होंने एक बिल्कुल ऐसे केस में जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, दिल्ली में दंगे हुए, उनसे जोड़ दिया। हम्म, दंगे किसने किए, किसने कराए, हुकूमत छिता जानती है, हम्म, लेकिन उससे इनको जोड़ दिया। तो वो ये समझ रहे थे कि, और उन पे यूएपीए लगा दिया कि हम इनको जेलों के अंदर सड़ा देंगे। इसके बाद मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी ही नहीं होगी इंडिपेंडेंट तरीके से, हम्म, इतना डरा देंगे। आप उमर खालिद के सिलसिले में बताना चाहता हूँ आपको कि जिस वक्त ये दंगा हुआ, उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे। हम्म, उमर खालिद सीए की तहरीक में बिहार में थे। जब हमारे वकील ने ये बात कही अदालत में कि भाई उमर खालिद तो दिल्ली में भी नहीं था, आपने कैसा जोड़ दिया उमर खालिद को इस दंगे से? तो पुलिस का आर्गुमेंट ये था कि 9/11 का वाक़या जो हुआ था, जिन लोगों ने कराया था वो मलेशिया में बैठे हुए थे। हम्म, तो ये एक बात। उसके बाद कहा कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो बना हुआ था, जो उसमें उमर खालिद भी थे। तो हमारे वकील ने कहा कि वो उमर खालिद के व्हाट्सएप मैसेज दिखाइए, हम्म, तो उनका वो साइलेंट कंस्पिरेटर थे। हम्म, फिर एक उमर खालिद की वो एक स्पीच हुई थी वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में अमरावती में, उसका एक जुमला उसमें जोड़ दिया था, ट्रंप आएँगे तो हम उनको बताएँगे कि कितना डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है। तो उसने कहा कि ये इंडिकेशन है कि ट्रंप आएँगे तो हम दंगा करेंगे यहाँ पे। हम्म, तो हमारे वकील ने पूछा पुलिस से, सरकारी वकील से, कि आपने ये टुकड़ा कहाँ से लिया है? क्या आपने कवर किया है स्पीच को? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने रिपब्लिक टीवी से लिया। तो रिपब्लिक टीवी से पूछा कि आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा हमने अमित मालविया की ट्वीट से लिया है। हम्म, तो हमारे वकील ने कहा मैं आपको पूरी स्पीच सुना देता हूँ। मैं था उस वक़्त कोर्ट में, वो पूरी स्पीच 20 मिनट की स्पीच पूरी सुना दी। उमर खालिद उसमें कह रहे थे कि साहब हम गांधी का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम भगत सिंह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। को मारा जाएगा तो हमको गालियाँ दी जाएगी तो हम सारे जहाँ से अच्छा कहेंगे। हम्म, हमको जो है मारा जाएगा तो हम फूल पेश करेंगे। तो वो पूरी पूरी तकरीर सुना। उन्होंने कहा, अदालत से पूछा कि आप बताइए इसमें कौन-सी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है? हम्म, तो इसी तरह का तो यानी आप वो चार्जशीट उठाकर देख लीजिए। हमारे वकील ने बहुत सही कहा अदालत में कि ये चार्जशीट जो है ये फैमिली मैन की स्क्रिप्ट है, हम्म, कि आपने 17,000 पेज की पहली चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और उसमें 700 विटनेसेस खड़े किए हैं आपने, ताकि ये लंबा केस चले। और विटनेसेस भी क्या है, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की। ये अल्फा, बीटा, गामा इस तरह के अलकाब दिए हम लोगों को। सारे जो इनके मेन मेन जो विटनेसेस उनके हैं उनको विटनेस थे। सबको ऐसे दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरा केस बनाया इसीलिए गया है कि ये लिंगर ऑन करता चला जाए, हम्म, बेल ना मिले इनको। आप देखिए उमर के केस में बता रहा हूँ मैं आपको कि पहली उमर की बेल की दरखास्त डाली गई थी तो 1.5 साल तक के लोअर कोर्ट में बहस हुई, हम्म, 1.5 साल तक के। और 1.5 साल के बाद में एक सेंटेंस का जवाब था अदालत का, प्राइमा फेसा केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। हम्म, उसके बाद हाई कोर्ट में आए हम, वही हाई कोर्ट, वही जज, वही बेंच हम्म, जिसने आसिफ तन्हा, कालिता, देवांगना को बेल दिया। बेल दिया था और बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया था। हम्म, पूरी धज्जियाँ उड़ा दी थी, पूरी चार्जशीट की धज्जियाँ हम्म, उड़ा दी थी। वही जज ने जब उमर का केस आया तो उसने भी ये जवाब दे दिया, प्राइमा फेसा केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। 9 महीने तक वहाँ पे बहस चली है। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 9 महीने तक बहस हुई,
14 बार एडजर्नमेंट हुआ। कपिल सिब्बल जो लीड कर रहे थे आर्गुमेंट को, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट बहस करने के लिए, अगली बार देंगे। हर बार एडजर्नमेंट हो रहा है। और फिर एक मसला और भी था कि बार बार एक ही बेंच को रेफर किया जा रहा था, जो कि अदालत में इसमें रूटीन होता रहता है, और वो बेंच में कौन थे हम अच्छी तरह जानते हैं, क्या फैसला आ सकता था वही मालूम था। इसलिए कपिल सिब्बल की यानी हमारे वकील की राय ये हुई कि हम इसको वापस लेके फिर लोअर कोर्ट में जाएं। अच्छा। फिर लोअर कोर्ट में गए, हमने वापस ले लिया केस को सुप्रीम कोर्ट से। फिर लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट से भी फैसला वही आया, अब हाई कोर्ट में केस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि मसला सिर्फ उमर खालिद का और शर्जील इमाम के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, ये तो यहाँ पे थे भी नहीं। उन्होंने कह दिया था कि इस हुकूमत को हम कंपेयर कर सकते हैं उसी वक्त जब ये चिकन वो जो है उसका नेक उसको काट दें मतलब उसको ब्लॉक कर दें। कहा देखिए देश को तोड़ने की बात कर रहा है ये आदमी। तो आप यानी इल्ज़ामात को आप अंदाज़ा लगाइए, इसी तरह के इल्ज़ामात है बेहूदी किस्म के। बुनियादी मसला ये है कि ये बच्चे जेल में सड़ते रहें, कान पकड़ लें कि हम आइंदा कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, बाहर। और जो बाहर भी हैं लोग, वो भी हमेशा के लिए चुपचाप रह जाएं। हाँ, कोई बस भी यही है। जब तक हुकूमत और ऑपरेशन के खिलाफ कुछ अब आप बोले ना। अंदाज़ा लगाइए, केस ये बेल भी मिल जाए इनको तो केस तो ख़त्म नहीं होगा। ये केस में 700 गवाह हैं, इतना बड़ा चार्जशीट है, वो कितने दिन जिंदगी भर चलेगा? उसी में इन्वॉल्व तो लग रखेगा। जाएगा। तो ये जो कोशिश है कि मुस्लिम लीडरशिप के अंदर, मुसलमानों के अंदर कोई नई जुर्रतमंद लीडरशिप हुकूमत की आंख में आंख डालकर बात कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बात कर सके, ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में बात कर सके, ऐसी लीडरशिप तैयार ना हो जाए। आपकी एक और भी आइडेंटिटी है एज अ जर्नलिस्ट। आप अफकार मिल्ली, जो एक उर्दू मैगज़ीन है, पॉलिटिक्स और जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर आपकी महीने में एक बार आता है पूरा मैगज़ीन। और हमने देखा कि भाई जब ये हुआ, सीए की तहरीक हुई और उसके जस्ट बाद ये दिल्ली दंगे हुए, या जिसे दिल्ली पोग्रोम भी कहा जाता है, एक आर्टिकल इरफान अहमद साहब ने लिखा, नैरेटिव, ये वायलेंस आफ्टर वायलेंस, कि भाई एक वायलेंस तो ये है हमारे ऊपर जो फिजिकली हुआ, और एक वायलेंस ये है कि जो नैरेटिव के तौर पे हमें ही मुजरिम करार कर दिया गया उस चीज़ का जिसके हम विक्टिम हैं। सही। हमने रिसेंटली 7 अक्टूबर में गज़ा के केस में, पैलेस्टीन के केस में ये देखा कि जो अटैक हुआ उसकी जो भी सर्कमस्टांसेस थे, एकदम से जो फेक न्यूज़ जनरेशन की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि 40 जो इजरायली बच्चे हैं उनका सर कलम किया गया, उनको बिहेड किया गया। और उस न्यूज़ साइकिल के बेस पे एक कंसेंसस बिल्ड हुआ कि भाई ऐसी जो एक्टिविटी कर सकता है उस कम्युनिटी, उस लोगों के खिलाफ एक पूरा मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। और वो आज हम भी जानते हैं कितना वक्त गुजर गया, और 50-60, कुछ लोग तो 70,000 तक लोग शहीद हो गए, उसका हम मिसाल देखते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मीडिया का जो रोल होता है, वो इमीडिएटली जिस वक्त कुछ हो रहा होता है उस वक्त डिस्कोर्स, नैरेटिव और सिविल सोसाइटी क्या एक्शन लेगी, गवर्नमेंट्स क्या एक्शन लेगी, वो डिसाइड कर देता है। और हमारा मीडिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में कमज़ोर होना, ये हमेशा इस बात की वजह बनी कि भाई हमारा जो रोल है वो लोग डिफाइन कर रहे हैं जो हमें मुजरिम करार करना चाहते हैं। एज अ जर्नलिस्ट आपके करियर में ऐसे बहुत सारे टाइम गुजरे होंगे जब हमने ये बात की होगी, मैं ही आपसे कितना छोटा हूँ, 10 साल 15 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ हमारा मीडिया होना चाहिए, हमारा थिंक टैंक होना चाहिए, हमारा लीगल सेल होना चाहिए। कम्युनिटी क्यों? और इवन कम्युनिटी के अलावा जो हमारी बिग कॉरपोरेशंस हैं, हमारी बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये जानते हुए कि हम इसके विक्टिम हैं, इन इंस्टीट्यूशंस और इदारे ना होने के बावजूद, फिर भी हम सिंसियरली एफर्ट्स क्यों नहीं डालते हैं, और हम उसी साइकिल में रिपीट होते चले जा रहे हैं। मैंने जिस वक्त अफकार मिली शुरू किया था वो 1986 की बात है जी। मैंने 1982 में अपना पीएचडी थीसिस सबमिट किया नागपुर यूनिवर्सिटी में। उस समय मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं उससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पढ़ा रहा था। मेरे सामने ये ऑप्शन था कि मैं एकेडमिक लाइन में जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने मुझसे कहा कि 2 साल आपको देना है। तो मैं अपना सबमिट करके यहाँ आ गया। जब 2 साल तो से ज़्यादा 3 साल तक वो पीरियड एक्सटेंड हो गया,
3 साल के बाद जब मैं रिटायर्ड हुआ उस तंजीम से, तो मेरे सामने फिर वही ऑप्शन अवेलेबल था, या तो मैं मुल्क से बाहर चले जाऊँ कहीं, या फिर मैं कोई जॉब जॉइन कर लूँ। लेकिन मैंने और हमारे कुछ साथियों ने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कुछ मैदानों में लैग कर रहे हैं। हुँ, वो तालीम का मैदान भी है, वो इकनॉमी का मैदान भी है, वो इंटेलेक्चुअल रिसर्च का मैदान भी है। यानी कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही कि आप अपना खुद पैराडाइम सेट कर सकें, रिसर्च कर सकें, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। और इसी के साथ-साथ मीडिया के अंदर भी हम कोई नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। खुद मुसलमानों के दरमियान मुकालमा नहीं हो रहा है। हुँ, मुसलमानों की लीडरशिप जो है, हर तंजीम अपने अपने आप में मगन है, लेकिन पूरी कम्युनिटी के दरमियान में इश्यूज़ पर डिबेट नहीं हो रहा है। हुँ, तो मुझसे पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने 2 ऑप्शन रखे थे, एक एजुकेशन और दूसरा मीडिया। हुँ, तो मीडिया वाली बात को हम लोगों के दरमियान इत्तेफ़ाक हुआ कि मीडिया में काम करना है। तो पहले तो हमने एक इदारा बनाया दिल्ली में, यूनाइटेड मास मीडिया एसोसिएशन, अच्छा। हुँ, और उसके तहत में हमने पहला काम ये किया कि हम जो कुछ मीडिया में आता है, तकरीबन 400 टॉपिक्स के ऊपर में हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया, हुँ, क्लिपिंग्स बना-बना के रखना शुरू किया। दूसरा काम हमने ये किया कि मुस्लिम बच्चों को मीडिया के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो हमने उसके लिए जगह-जगह इस तरह के कैंप लगाए कि भई अपने जब आप करियर ऑप्शंस तलाश करते हैं, तो मीडिया को भी उसमें रखना चाहिए। फिर हमने यहाँ के कितने ऐसे मीडिया के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे दाखिले की शराइत क्या है, वो सर्कुलेट की लोगों के दरमियान। फिर हमने देखा भई लड़कों को जब मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों के पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। हुँ, तो हमने स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट किए। तो आप देखिएगा कि हमारा ये इदारा यूनाइटेड मास में, अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक काम और किया। वो काम ये किया कि हमने एक फ़ीचर सर्विस शुरू की। उसका नाम था फ़ीचर एंड न्यूज़ अलायंस, फ़ाना के नाम से। वो न्यूज़ एंड फ़ीचर सर्विस थी। ट्राइलिंगुअल थी, वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। आप हैरत करेंगे कि बहुत जल्दी उस वक़्त तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा, दूरदर्शन के अलावा कोई नहीं था वहाँ मैदान। तो उस मौके पर दो हिंदुस्तान के 200 बड़े अखबारात ने हमारी क्लिपिंग्स लेना शुरू की, हुँ, और पहली बार मुस्लिम वायलेंस से इकोनॉमी पर, साइंस पर, फ़िल्म पर, पॉलिटिक्स पर चीज़ें आने लगी। और हमने फिर स्कॉलरशिप दी बच्चों को, मीडियम जो लोग जा रहे थे। तो तकरीबन हमारी कोशिशों से 10 साल के अरसे में 300 जर्नलिस्ट मिनिस्ट्री मीडिया में आ गए। हुँ, और ये जो हमारी फीचर्स फ़ाना के नाम से जो वो था, वो तकरीबन 10 साल तक चली, और उसका भी अच्छा खासा, उससे भी जो लोग निकले बाद में, जैसे बंद हुई थी, तो उससे भी जो निकले वो सब भी चले गए। हुँ। मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके इस हाँ, प्रोग्राम में, जी, कि जी। कई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट वो हमारे उससे गुज़र गए। इस रूट से निकल के आए। उसी दरमियान मैंने 86 के अंदर अफ़कार मिल्ली शुरू किया। हुँ, अफ़कार मिल्ली सिर्फ़ न्यूज़ मैगज़ीन नहीं था, बल्कि वो एक प्लेटफ़ॉर्म था इंट्रा कम्युनिटी डायलॉग का, हुँ, इंट्रा कम्युनिटी डायलॉग का। विद इन द कम्युनिटी जो है, इश्यूज़ पर हुँ, डायलॉग हो। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने उस वक़्त सियासत पे डायलॉग किया, मतलब मुसलमानों की सियासत क्या रुख पे जानी चाहिए। तो हमने एक मुस्लिम सियासत नंबर निकाला, हुँ, स्पेशल नंबर अफ़कार का। अब तक क्या सियासत होती रही, आइंदा क्या सियासत होनी चाहिए, कौन-कौन से हमारे सियासत में हमारे अचीवमेंट्स हैं, क्या हमारे वो हैं, हुँ, डिमेरिट्स हैं, वो सब उसमें। फिर हमने महसूस किया कि मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे समाजी इश्यूज़ के ऊपर में भी हम आगे नहीं हैं। हुँ, तो हमने एक यानी इस पर एक नंबर निकाला कि भई ये जो अ मुसलमानों के जो माशरती मसाइल है, उसके हुँ, ऊपर एक नंबर निकाला। फिर हमने महसूस किया कि साहब कश्मीर का इश्यू बहुत चल रहा था उस वक़्त में, कश्मीर में मिलिटेंसी, और ये हुँ, हुँ, 89 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो हमने कश्मीर पे एक नंबर निकाला। आपको हैरत होगी कि मैं वो नंबर जो है, आपको आज भी उससे बेहतर नंबर नहीं मिलेगा कश्मीर के ऊपर। हुँ, उस मौके पे जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस मूवमेंट के अंदर, यासीन मलिक से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, हुँ, 18 लोगों के इंटरव्यू लिए थे। हुँ, उसमें पंडित मूवमेंट के जो सरबराह थे उनके भी इंटरव्यू थे। हुँ, और कश्मीर की पूरी तारीख़, बैनामा अमृतसर क्या है, आर्टिकल 370 क्यों वजूद में आया था, हुँ, 53 तक क्या पोज़ीशन थी, हुँ, उसको किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने
ख़राब किया, हम्म, वो पूरी तफ़सीलात उसके अंदर मौजूद थी। फिर हमने ये महसूस किया कि भई मुसलमानों के अंदर बहुत प्रोमिनेंट शख्सियात गुज़री हैं आज़ादी के बाद से लेकर, यानी 20वीं सदी में। तो हमने एक 100 मुस्लिम शख्सियात नंबर निकाला हम्म, कि मुसलमानों के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमने ये कोशिश की और हमारा एक उस पर एक वो अफ़कार के उस पर एक वो आती थी लाइन, हम गैर जानिबदार नहीं, हक़ के तरफ़दार हैं। हम्म, यानी ये जो कहा जाता है ना कि ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को पेश हम्म, कीजिए। हमने ये बात कही कि ये पूरा नैरेटिव गलत है। कोई भी मीडिया ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जी, उसका अपना एक लेंस हर होता है। अपना एक वो तरीक़ा हम्म, होता है। आप उसको बताते हैं कि हम हम्म, ऑब्जेक्टिव है। हम्म, लेकिन हमने ये बात कही कि हम गैर जानिबदार नहीं, हम्म, लेकिन हक़ के तरफ़दार हैं। हक़ हम्म, बात जहाँ से भी होगी उसको पेश करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने 86 को आप देखिए आज कितने साल हो गए, हम्म, हमने शुरुआत उस वक़्त में मुसलमानों के दरमियान में इस तरह का कोई न्यूज़ मैगज़ीन का कांसेप्ट नहीं हम्म, था। कुछ अखबारात निकलते थे, रोज़नामे निकलते थे, लेकिन ऐसा न्यूज़ मैगज़ीन जो यानी खबरें भी आपको हैरत होगी, यानी फ़ाना के अंदर भी हम्म, 7 बड़े स्टेट में हमारे कॉरेस्पोंडेंट थे हम्म, और यहाँ पे लोकल क 42 हमारे पास में कॉलमनिस्ट थे जो लिखा करते थे, हम्म, प्रोमिनेंट लोग। और हमारे साथ भी यही हुआ। हमने मिल्लत के अंदर जितने भी अहम सोचने-समझने वाले दिमाग थे, उन सबको जोड़ा इसमें। बड़े-बड़े डिबेट करवाए, इश्यूज़ के ऊपर में हम्म, डिबेट करवाए। यानी ये आपको हैरत होगी कि हमने सक़ूत मास्को और तरक्की पसंद अदब, हम्म, ये डाउनफॉल मास्को का और उसके हम्म, बाद तरक्की पसंद अदब का क्या वो है हम्म, पोज़ीशन, उस पे एक लंबी बहस की। वो हम्म, अब किताबी शक्ल में भी आ गई। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई इश्यूज़ को हमने टेक अप किया हम्म, फ उसके ज़रिए से। बहरहाल एक दौर था वो गुज़र गया। अब हम महसूस कर रहे हैं कि अब आज का दौर पढ़ने-लिखने के मुकाबले में इस देखने का ज़्यादा है और इसका सुनने इसका का। ज़्यादा हो गया हम्म, है। तो इसके तरफ आने का इरादा है हुँ। इंशाअल्लाह। लेकिन मीडिया में ओवरऑल जो कम्युनिटी है या तंज़ीमें हैं या जैसे हम भी ये चलाते हैं तो कोई फंडिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो आप भी जब ये काम कर रहे हैं, मैं एक एक्सेप्शन की तरह देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हर चीज़ में आप जो भी अपनी एक्टिविटीज़ आपने बताई एडवोकेसी ये सारी चीज़ें, ये मेनस्ट्रीम नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। विदिन द कम्युनिटी। तो क्या ऐसा हो रहा है कि भई इसकी तरफ जो ओवरऑल तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो नहीं है? और इसका कॉस्ट क्या है? ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई है। हुँ, ऐसा नहीं कि मुसलमान के पास पैसा नहीं है, हुँ, लेकिन पैसा कहाँ खर्च किया जाए, हुँ, किसको दिया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, इसके सिलसिले में क्लैरिटी नहीं है। हुँ, एक लंबे अरसे तक हमारे उलमा कराम ने ये नैरेटिव सेट किया था, ज़कात जो है वो मदारिस में सर्फ़ होना चाहिए। हुँ, अब जाकर आप कहिए कि 60-70 साल के बाद में अब इस ज़कात को किस तरह से उसके हकीकी मुस्तहिकीन हैं उसको कैसे पहुँचाया जाए, इस पर गुफ्तगू भी शुरू हुई इज्तिमाई निज़ाम ज़कात वग़ैरह पे, और कई जगह इसकी कोशिशें भी हो रही हैं। हुँ, लेकिन बहरहाल वो अभी भी मुसलमानों की ज़कात का एक सब्स्टेंशियल पोर्शन जो है वो मदारिस में ही जाता है। हुँ, लेकिन सिर्फ़ ज़कात ही नहीं, वहीं हमारे पास जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपनी आमदनी में से बहुत कुछ हुँ, दे जी, सकते हैं ना। जी, तो हमारा ये जो इदारा जिसका मैंने ज़िक्र किया आपको, यूनाइटेड मास मीडिया एसोसिएशन, ये क्यों बंद हो गया 10 साल के बाद? हुँ, उस वक़्त उसकी उसके ऊपर जो खर्च होता था हमारा, हुँ, यानी मैं 86 की बात कर रहा हूँ, 2001 तक आकर के ख़त्म हो गया ये। तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी कि शायद हमारा हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्च होता था, सिर्फ़ उस 1.5 लाख ज़माने में। उस ज़माने में। हुँ, वो बढ़ते-बढ़ते 3 लाख तक पहुँचा था। हुँ, तो उतना पैसा भी हम रेज़ नहीं कर सके कम्युनिटी में से, हुँ, बंद करना पड़ा हमको। हम जैसा पर्चा निकाल रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कैसे निकाल रहे हैं मुश्किल से। हुँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि हमारी हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है ये हम ज़हन नहीं बना सके कि वो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए इस मुल्क में। जैसा हुँ, कि आपने कहा कि मीडिया नैरेटिव बनाने में, लोगों की राय आम्मा बनाने में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। हुँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, हम तो उर्दू में निकालते थे। हुँ, लेकिन आज के ज़माने में हिंदी की बहुत ज़रूरत है, रीजनल लैंग्वेजेज़ की ज़रूरत है, अंग्रेज़ी की ज़रूरत है। लेकिन आपको कोई चैनल कोई पूरे मुल्क के अंदर सिवाय केरला के कहीं और चैनल नहीं मिलेगा मुसलमानों का। हुँ, तो मसला ये है कि ये जो हमारी प्रायोरिटीज़ बदली हुई हैं, हम अभी भी अपना सरमाया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाय कर रहे हैं। हुँ। उसको सही जगह नहीं लगा रहे हैं।
तो जैसा कि आपने कहा खुद ये जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमको एक बहुत बड़ी लीगल टीम खड़ी करने की ज़रूरत है। जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमको एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर कायम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मैदानों में रिसर्च होनी चाहिए आपके पास में, नहीं है हमारे पास में रिसर्च। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ये माइंडसेट नहीं बनता है कि हमारे मुल्क में हमारी प्रायोरिटीज़ प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। मसला सिर्फ़ मुसलमान आमतुन्नास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। हुँ, खुद हमारे मुल्क में काम करने वाली जो मुस्लिम तंज़ीमें हैं, उनके यहाँ भी अब तक के ये प्रायोरिटीज़ तय नहीं हो पाई है कि क्या काम वो करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए? बहुत सारी जगह डुप्लीकेशन हो रहा है। हुँ, एक ही कई ऑर्गनाइज़ेशन एक ही काम कर रही है। जी। कामों की तक़सीम भी नहीं है। हुँ, कि मिसाल के तौर पे आप ये कह दें भई मीडिया का आप ले लीजिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप ले लीजिए, मुसलमानों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का काम आप ले लीजिए। हुँ, अगर ये या लीगल काम को आप ले लीजिए। इस तरह अगर हम करने में कामयाब हो जाते तो शायद आज ये डुप्लीकेशन के ज़रिए से जो रिसोर्सेज़ वेस्ट हो रहे हैं वो बच जाते हुँ, और अच्छा काम होता। कुछ अच्छे एक्सीलेंट लोग तैयार हो जाते, ऐसा नहीं हुआ। हुँ, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज भी इसका मौका है कि मुसलमानों के अंदर हमको ये एहसास दिलाना है कि ये वो काम है जो हमें करना है मिल्लत के अंदर। देखिए, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो एक चैनल खड़ा करना मुश्किल काम है, काफ़ी बड़ा सरमाया हुँ। चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया आ गया है, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। राइट विंग के मैं 2014 के बाद देखता हूँ कम से कम 50-100 यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स वो खड़े हो गए जो मेनस्ट्रीम मीडिया भी काम नहीं कर पाता। सही है, और हमारे यहाँ इक्के-दुक्के लोग भी नहीं दिखते हैं उसमें। सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वाक़ई ये है कि सूरत-हाल कि भई कि इवन हमारी जो तंज़ीमें अपना मीडिया चलाती हैं, हुँ, उनका जो कुछ भी मीडिया है, हुँ, उसकी रीच देख लीजिए कितनी है। हुँ, उसके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म देख लीजिए कितना है। उसके उसके अंदर जो चीज़ें आती है वो कितनी मेयारी होती है। हुँ, कि भाई देखिए एक होता है कि आप उर्दू में कोई खबर दे रहे हैं या कोई किसी चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे दिल्ली इलेक्शन पे आपने एक चीज़ दी, आपसे पहले अंग्रेजी में अवेलेबल हो जाती है, हिंदी में अवेलेबल हो जाती है, आपसे अच्छी तरीके से हो जाती है। तो असल मसला ये आता है कि बहुत सारे ऐसे डिबेट्स हैं जो आज का मीडिया भी मेरा मानना ये है कि 90% मीडिया भी पॉलिटिक्स को ही कवर करता है, जी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ही कवर करता है। सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, कम्युनिटी इंट्रा कम्युनिटी रिलेशनशिप, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। हुँ, तो उन मैदानों में जिन मैदानों में काम नहीं हो रहा है, आप उसको टेकअप कीजिए ना। हुँ, तो मेरा कहना ये है कि असल में ये या तो हमारे दरमियान में इस पर डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए लोगों के साथ में, और ये होना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी इस मैदान में काम कर रहे हैं हुँ, और उन्होंने अपनी एक पोजीशन बना ली है, हुँ, उनके ऊपर में ये एतबार किया जा सकता है कि ये लोग चीज़ों को समझते हैं और सही पर्सपेक्टिव में पेश करते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। जी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़, हर तंज़ीम और हर ऑर्गनाइज़ेशन खुद करे। ऐसे ऐसे बहुत सारे मैदान के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा तरीक़े से कर रहे हैं, प्रोफ़ेशनल लोग हैं और उसके अंदर उन्होंने अपनी एक पोज़ीशन बना ली है। उनके साथ अगर फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, तो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम कमिटी को बियर करना हुँ, चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक कि हम कमिटी के अंदर ये डिबेट नहीं शुरू करेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ अपने रिसोर्सेज़ लगाने चाहिए, इस पर हमको डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और लोगों से बातचीत होनी चाहिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप नाउस के पॉडकास्ट में आप आए। आपकी जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है और आपका जो विज़न है, वो अलग-अलग शोबों में जो हमारा रोल हो सकता है कम्युनिटी के लिए, लार्जर नेशन के लिए या पूरी दुनिया के लिए, वो आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में उसको बयान किया, उसके नुआंसेस समझाए और किस तरह से हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, वो आपने अपने अलग-अलग फ़ोरम्स के थ्रू आपकी जो आपकी पार्टिसिपेशन अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशंस में है, आप जमात इस्लामी में भी हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हैं, आपकी जमीयत उलमा से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आप मशावरत में भी रहे, आपका अपना अखबार चलता है, आपका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ है, एडवोकेसी आप कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। तो एक बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा जिसे कहते हैं आपका एक कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे सामने आया और मुझे लगता है कि इस तरह का काम हम सब लोगों को अपने-अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके अराउंड हमें छोटे इदारे कायम करने चाहिए और इस तरह के फ्रेमवर्क सामने लाने चाहिए जो एक अल्टरनेटिव काइंड ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स को
पूरे जिसे कहते हैं दुनिया के सामने पेश कर सके। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात की और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम लोग जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स डिबेट्स हैं, उनको आगे करते रहें और आप नाउस पे आके हमें अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं और एक्सपीरियंसेस हैं, वो सामने रख सकें। जज़ाकल्लाह खैर। आपका भी शुक्रिया। जी, जी, जी। ठीक है।